आत्मा दिखती कैसे है और क्या उसको भी तकलीफें होती है लाइफ ऊपर में? जाने के बाद देयर इज नो टेम्परेचर, देयर इज नो वेट एंड देयर इज नो ट्रांजैक्शन। अब बताओ क्या तकलीफ बची। दिस अर्थ इज अ बोर्डिंग स्कूल। जैसे ही आपका वो क्लास का टेन्योर खत्म हुआ, आपने अपने एग्जाम्स क्लियर किए, यू विल गो बैक टू होम। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे हम सबकी फैमिली होती है वैसे एक सोल की भी अपनी फैमिली है। एग्जैक्टली। तो वो लोग मेडिटेशन वाले नहीं है, वो लोग रात की काली साधनाएं करने वाले लोग हैं, शमशान में क्रिया करने वाले लोग। वो आज के इस जन्म में अपनी पावर का यूज कर रहे हैं। रिसेंट का एक बड़ा केस भी चल रहा है कि आईआईटी वाले बाबा, आपने भी देखा होगा, जो आईआईटी में पढ़े लिखे हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या कोई गुजर रहा है, तो एक छोटा सा मैं दो चीजें बता देता हूँ, और ये मोस्ट इफेक्टिव चीज है जी। ये मौली होता है ना, रेड वाला जो हम हाथ में बांधते हैं। तो जैसे हम लोग जब रीडिंग करते हैं तो ब्लैक मैजिक भी निकलता है लोगों के साथ, एंटिटी अटैक्स भी निकलते हैं, घर की नेगेटिविटी भी निकलती है, जो एक्चुअली में पैसों से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, अभी आप महाकुंभ वाला टाइम चल रहा है, आप देखो वहां से वो स्टीव जॉब्स की वाइफ आएगी। उनके पास पैसे की क्या, उनको क्या जरूरत है स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने की। उसी चीज भगवान को किसने बनाया? अगर भगवान के पास सारी पावर है तो उसको इतनी सारी पावर किसने दी? लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि मरने के बाद क्या होता है। ये बात बिल्कुल फिक्स है कि जिस इंसान ने जन्म लिया है उसकी मौत फिक्स है, राइट। आपके साथ कुछ हो ना हो लेकिन मृत्यु आनी ही आनी है। तो आज इस चीज को बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। दोस्तों, दुनिया में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती, वो बहुत समेट के रखी जाती है ताकि जो नॉर्मल लोगों तक वो चीज पहुंच ना पाए। और आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी ही साइंस है, एक ऐसी ही विद्या है जिससे लोग मरने के बाद क्या होता है उसका भी पता लगा सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। आज इस चीज को बहुत डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ है प्रतीक बजाज जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, बहुत पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर है, विदेश में जॉब, यूएस में जॉब करके आ चुके हैं, एमफिल कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इसके अलावा एक आकाशिक रीडर भी है एंड इन्होंने अपनी मौत खुद देखी है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं। ये पॉडकास्ट, इस तरीके का पॉडकास्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों की लाइफ का कि व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ, और मेडिटेशन से हम कहां किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, इस पर हम बात करें। तो अभी जैसा हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप फ्रांस के एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर थे या क्या? हिप्नोथेरेपिस्ट थे। उनके पास आप गए एंड उन्होंने आपको आपकी मौत कैसी हुई, आपकी कंप्लीट मौत को दिखा दिया। पहले तो आप वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें, मैं चाहूंगा। प्रवीण जी, इसको कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स। ठीक है, मतलब एक लाइफ का एंड और दूसरी लाइफ का स्टार्ट, ह्यूमन लाइफ, ठीक है, के बीच का जो कॉरिडोर है, उसमें हम कहाँ थे। ठीक है। तो सिंस मैं आकाशिक रीडिंग करता हूँ, आकाशिक रीडिंग में हम लोगों का पास्ट देखते हैं, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो जब पास्ट की बात आती है लोगों के, तो आपको बड़ा क्यूरियोसिटी होती है अपने बारे में जानने की। तो मैंने वो अपने लिए एक सेशन प्लान किया। अच्छा, LBL का सेशन, ठीक है। कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी डेथ कैसे हुई थी। ओके, लास्ट बर्थ में। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली, मैं वहां गया। दैट वाज अ 9 आवर सेशन। 9 आवर के लिए उन्होंने हिप्नोटाइज किया, वो मुझे थ्रू द गाइडेड मेडिटेशंस वहां पर लेके गए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके जाते, फिर वैसे ही वापस लेके आते। ठीक है। तो मैंने अपने आप को देखा, 1862 was the time when my death का टाइम था मेरा, 1862 the year। तो आपने अपनी प्रीवियस बर्थ में जो डेथ कैसे हुई थी वो आपने देखा? डेथ हुई थी ऑलमोस्ट 87 की एज में, और दैट वाज अ नेचुरल डेथ, स्ट्रोक से। और आई वाज अ फार्मर। मैं एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, बट समवेयर इन द साउथ इंडिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, एक्सट्रीम मेहनत में गुजरी थी जिंदगी। आई हैड 4 चिल्ड्रन, और मेरी डेथ के टाइम पे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे आसपास थे, वो मैं देख पा रहा था। ठीक है। डेथ के एग्जैक्ट बाद जब आपकी सोल बॉडी को छोड़ती है, ठीक है, टेन्योर ओवर हो गया, अब आप बाहर हो गए, तो जो आपके सोल फैमिली के लोग होते हैं, जैसे हमारी यहाँ एक फैमिली है ना, वैसे एक सोल फैमिली होती है। ठीक है। तो इस फैमिली में कुछ लोग आपकी सोल फैमिली से आए हुए थे, सब नहीं होते। ठीक है।
तो वो आपको लेने आते हैं। अच्छा, दिस अर्थ इज अ बोर्डिंग स्कूल। ठीक है। जैसे ही आपका वो क्लास का टेन्योर खत्म हुआ, आपने अपने एग्जाम्स क्लियर किए, यू विल गो बैक टू होम, घर वालों के पास जाओगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे हम सबकी फैमिली होती है वैसे एक सोल की भी अपनी फैमिली है। एग्जैक्टली देखो, सोल वैसे तो हम बोलते हैं सोल इंडिविजुअल है, ठीक है, पर हमारा ना सोल ग्रुप होता है, सोल फैमिली होती है। ठीक अब है। आप एक चीज देखो कि लाइफ में कोई ना कोई होता है ना, हो सकता है फैमिली का हो, या हो सकता है कोई दोस्त हो, कोई अनजान हो, ब्लड रिलेशन बना हो, लेकिन उसके साथ एक अलग ही बॉन्ड हो जाता है पूरी लाइफ के लिए। सही बात है। वो कुछ लोग हमारी जिंदगी के ऐसे होते हैं जो हमारी सोल फैमिली से आए हुए, तो उनको हम जानते हैं। हम मतलब आर इनर सेल्फ, वो हमें जानता है अंदर से, और हम और वो चाहे कितने दिन बात न करें, लेकिन जब मिलेंगे विद द सेम पेस और सेम कनेक्शन मिलेंगे। सही है, दोस्तों के साथ अक्सर होता है ना, कुछ दोस्त जो आपकी लाइफ के पार्ट बन जाते हैं, जिंदगी के खास लोग कुछ होते हैं। हाँ, है ना, हाँ, उनके साथ आपका पुराना कनेक्शन होता है। सही बात है। और वो आपको बिना बोले समझते हैं। आप कुछ नहीं भी बोलोगे ना, दे कैन सेंस यू। तो ये बॉन्ड पुराने होते हैं, और ये लोग आपकी सोल फैमिली के होते हैं। ठीक है, आफ्टर योर डेथ वो लोग लेने आते हैं आपको, जो आपसे पहले जा चुके हैं, क्योंकि सोल जो है अभी डीअटैच हो रही है इन रिलेशन से जिनमें वो थी, इस बॉडी से। वो मटेरियलिस्टिक चीजें जो आपने इकट्ठी करी, उनसे जब डीअटैचमेंट हो रहा है तो पेन हो रहा है ना, सो यू नीड समवन, दे विल कम, अब आपको लेने आएंगे। उसके बाद जब आप वहां जाते हो ना, तो अब आपको एक कूलिंग पीरियड में छोड़ देंगे, क्योंकि आप पूरी क्लास खत्म करके आए हो, तो अब गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, अब आपको थोड़ा रिलैक्स टाइम मिलेगा। देन ये एनालिसिस होगी, क्या करने गए थे नीचे, क्या टास्क पूरे हो गए, या कुछ छोड़ आए, या कुछ लेफ्ट ओवर रह गया। फिर जाते समय एट द एंड ऑफ द बर्थ साइकिल आप क्या इमोशंस लेके गए, क्या पीस लेके गए, ट्रॉमा लेके गए, पेन लेके गए, या इनकम्प्लीशन लेके गए। इनकम्प्लीशन मतलब कि यार मेरे बच्चों की शादी नहीं हो पाई, या मेरी अब्यूजिव डेथ हुई, या आपको मार दिया किसी ने, या एक्सीडेंट हुआ आपका। तो क्या इमोशंस लाए, वो भी कैलकुलेट होगा। क्या जो टास्क दिए थे वो पूरे कर लिए आप, वो भी कैलकुलेट। अकॉर्डिंगली जितना आपका सिलेबस था, क्या पूरा करके आए हो? अगर पूरा करके आए हो, देन द नेक्स्ट चैप्टर विल बिगिन। तो एक बर्थ से, जैसे मैं आई एम 1985 बॉर्न, लास्ट डेथ वाज 1860s में के आसपास डेथ। तो एक बर्थ से दूसरे बर्थ के बीच का गैप, जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे बोलते हैं वो मेरी दादी की डेथ हुई थी, वो फिर से आ गई, घर में दूसरा बच्चा हुआ। ऐसा नहीं होता। एक बर्थ से दूसरे बर्थ के बीच में कम से कम मिनिमम 5 साल से 500 साल के बीच का गैप हो सकता है। अच्छा। तो एक सोल की लाइफ की जर्नी आप मानो मल्टी 1000 ईयर्स की है। जैसे आपको नर्सरी में एडमिशन कराया गया और आपको पीएचडी कंप्लीट करके बाहर निकलना, तो सोचो, और उसमें भी कुछ बैक लगेंगे, कुछ पेपर में कुछ सप्लीमेंट्रीज आएंगी, तो फिर से देने पड़ेंगे। तो ऐसे दिस इज हाउ द लाइफ जर्नी वर्क्स। और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे, उससे पहले अब प्रारब्ध, मतलब जो कर्म आप करके गए ना यहाँ से, वो वहां पर आपके प्रारब्ध में चले गए, संचित कर्मास में चले गए। ठीक है। अब नेक्स्ट बर्थ के लिए उसमें से कुछ पैकेज मिलेगा आपको। ये अच्छे कर्म आपने किए, ये बुरे कर्म किए, अब इसके पैकेज आपको बता दिया वहां पे ऊपर। ठीक है। अकॉर्डिंगली अब आपको ये पहले से पता है कि आपकी लाइफ नेक्स्ट बर्थ में कैसी होने वाली है। अकॉर्डिंगली आप अपनी फैमिली देख लो, कैसी फैमिली आपको चूज करनी है। अब वो उस पैकेज के हिसाब से आप नीचे आओगे। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक सोल ने अपने इस जन्म में कैसे कर्म किए हैं, उस बेस पे उसको उसका नेक्स्ट जन्म मिलेगा। यस, इस जन्म में या वो कर्म तो एक बैंक अकाउंट में स्टोर हो गए, उसमें से आपको एक पैकेज निकाल के दे दिया। ठीक है। ये अच्छे वाले हैं, ये बुरे वाले। अब अच्छे वालों के हिसाब से आपको अच्छे पेरेंट्स मिल गए, उनका फाइनेंस ठीक था तो आप पढ़ाई कर पाए, आपका हेल्थ केयर ठीक रहा, आपको बेसिक फैसिलिटीज मिली, फिर आपकी शादी अच्छी हो गई, आपने घर गाड़ी खरीद ली। ये आपके अच्छे वाले कर्मों ने अपना रोल प्ले किया। ठीक है। लेकिन अब जहां जहां हर्डल्स आई, जहां प्रॉब्लम्स आई, वहां बुरे वाले ने अपना रोल प्ले किया। अब बुरे वाले का मतलब एग्जैक्टली आप कोई नर्क नहीं हो। बुरे वाले का मतलब ये भी होता है द लेसन्स विच यू नीड टू लर्न, जो आपके छूट गए हैं, या टास्क विच यू नीड टू कंप्लीट। अगर मान के चलो कि नियति ये चाहती है कि आप इस वाले बर्थ में पेशेंस सीखो, पेशेंस कैसे रखी जाती है, तो आपको बहुत इम्पेशेंट फैमिली में भेज देंगे।
आपके पेरेंट्स, आपके आसपास का माहौल ऐसा होगा कि बहुत इंपेशेंट लोग होंगे, तो आपको पेशेंस का मतलब समझ में आएगा। सही है। अगर आपको सेविंग्स सिखानी है तो आपको गरीब के घर भेजेंगे, पैसे की वैल्यू पैसे की वैल्यू कैसे पता चलेगी, आपको सेविंग्स की वैल्यू कैसे समझ में एग्जैक्टली। या आपको मेहनत करना अगर सिखाना है तो जरूर आपको ऐसी जगह भेजी जाएगी जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज नहीं, आपको पता होगा मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और अगर आप पिछले बर्थ में एक्सट्रीम मेहनत करके गए हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिले आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, मेहनत बहुत करी पर रिजल्ट्स नहीं आए, और ये बर्थ आपका कूलिंग पीरियड है, तो आपको किसी रिच आदमी के घर में भेज देंगे कि जाओ, अब आपको ज्यादा हाथ पे। और ये कोई प्रिविलेज नहीं है कि आप रिच हो गए, बिकॉज 25-30 साल के बाद आपको चीजें समझ आना शुरू होंगी। 50-55 तक के बाद आपको उन चीजों की जरूरत नहीं होगी, तो सिर्फ 20-25 साल का टेन्योर होता है। सही बात है। कुछ भी एंजॉय कर लेने की। हाँ, उसके बाद तो उसके बाद बेमानी है, कितने भी पैसे हैं, हाँ। ना खा सकते हो ना पी सकते हो, कहीं ना जाने की जरूरत पड़ी है, ठीक है, तो आप घर के हो गए। तो ये 15-20-25 साल का ही टेन्योर है, अच्छा बुरा अमीर गरीब, ये गाड़ी वो मोबाइल ये कपड़े, इतना ही है खाली। और जो बहुत ज्यादा अमीर हो गए वो भी इस चीज को समझ गए हैं और वो बिल्कुल सिंपल लाइफ लीड करते हैं। अभी आप महाकुंभ वाला टाइम चल रहा है, आप देखो वहां से वो स्टीव जॉब्स की वाइफ आएगी। हाँ, उनके पास पैसे की क्या, उनको क्या जरूरत है स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने की। हाँ। बट दे हैव अ रियलाइजेशन कि वो एग्जैक्ट सही लाइफ नहीं है जिसके पीछे पूरी जिंदगी भागे, एंड कहाँ खत्म होना है और क्या लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका एक और एंगल होता है कि अगर आप बहुत दुष्टता करके गए हो, या आपने लोगों को एक्सट्रीम परेशान करा है, आपने ऐसी चीजें एग्जीक्यूट कर दी हैं जिसने लोगों को तकलीफ दी, और इस बार आप इंतहा करके गए और आपको भोगना है, तो आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहां आपके पास रोटी कमाने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, तो ज्यादा हाथ पैर मार नहीं पाओगे, फिर भोगोगे। या फिर आपने देखा होगा लोग ब्लाइंड पैदा होते हैं, हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, या किसी रेयर डिसीज के साथ पैदा होते हैं, तो अकॉर्डिंगली दैट पैकेज आपकी कुंडली भी वही चीज कहती है कि ये वाला घर, ये वाला प्लेनेट, ये वाला घर, ये वाला प्लेनेट, ये वाला घर, ये वाला प्लेनेट, वही कर्मों का पैकेज ही तो है। तो हम पूरी लाइफ सिर्फ इस कर्म और इमोशन के बेसिस पे चलती है। तो आकाशिक रीडिंग जिसकी हम बात करें, इट इज ऑल अबाउट दी योर कर्मास। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं खुद समझ पा रहा हूँ, और हमारे जो दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि मौत जब होती है और ये स्टोरीज भी सुनाई जाती है, तो यमराज अपना एक बंदा भेजता है और वो उसको लेके जाता है, फिर उसके कर्मों का हिसाब होता है कि तूने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो तू जाएगा स्वर्ग में, बुरे किए हैं तो तेरे को नरक में कोड़े मिलेंगे या नरक में भेज दिया जाएगा। पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इसके अलावा दूसरी जो मेरा सवाल है वो ये है कि आत्मा के बारे में आपने बात की कि आत्मा की अपनी फैमिली होती है, वो अपनी फैमिली से, फैमिली वाले उसको जो लेने आते हैं, आत्मा दिखती कैसे है और क्या उसको भी तकलीफें होती है लाइफ ऊपर में? जाने के बाद देयर इज नो टेम्परेचर, अच्छा, देयर इज नो वेट, हाँ, एंड देयर इज नो ट्रांजैक्शन। अब बताओ क्या तकलीफ बची? अच्छा, इसके इन तीनों चीजों को आपकी जिंदगी से हटा देता हूँ, वेट, टेम्परेचर और ट्रांजैक्शन। अब तकलीफ कहाँ है जिंदगी में? हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। आपके मेरे बीच के ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाए, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस, दुनिया की 80% प्रॉब्लम्स खत्म। राइट, आपका वेट खत्म कर दें और दुनिया से टेम्परेचर खत्म कर दें, हाँ, अब आपको क्या तकलीफ होगी? बीमारी नहीं हो सकती विदाउट टेम्परेचर एंड वेट। बिना ट्रांजैक्शन के आपके मेरे बीच में, ये दुनिया में दो लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वेदर जैसी चीज हट जाए, सारी प्रॉब्लम्स खत्म, नो वन इज फाइटिंग ओवर देयर, कोई किसी से। और मैं अकेला ये कहने वाला नहीं हूं कि एलबीएल कोई चीज होती है। आप इंटरनेट पे सर्च करो, सैकड़ों किताबें लोगों ने लिखी हैं इसको एक्सपीरियंस करके, सैकड़ों किताबें आपको मिलेंगी कि एग्जैक्टली जितने भी लोग हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से जो गृहस्थ आश्रम को छोड़ के सन्यास में जा रहे हैं, उनका आइडिया बेसिकली खुद को जानने का ही है, और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को किसी तरह कट शॉर्ट करके एनलाइटमेंट की तरफ पहुंच जाएं, कि ये बर्थ साइकिल से बाहर हो जाए। इसके बारे में आप मुझे समझाइए। अभी रिसेंट का एक बड़ा केस भी चल रहा है कि आईआईटी वाले बाबा, आपने भी देखा होगा, जो आईआईटी में पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनको एक अच्छा पैकेज पे कनाडा या कहीं किसी विदेश में जॉब भी लग रही थी, वो सब कुछ छोड़ के सन्यासी हो गए। ऐसे लोगों का कैसा माइंडसेट होता है? मतलब आपको जीने के लिए तो पैसे चाहिए ही है, फिर पैसों से नफरत या मटेरियलिस्टिक चीजों से नफरत क्यों है उन लोगों को? देखो, ऐसा है कि जहां तक मैं समझ पाया हूं,
कि ना मोक्ष तब मिलेगा जब दिए गए सारे चैलेंजेस पूरे करोगे। ठीक है। ठीक है, हमारा शास्त्र कहता है कि जैसे बाल्यावस्था है, युवावस्था है, उसके हमारे आश्रम डिवाइडेड है ना, तो गृहस्थ आश्रम का भी उतना ही रोल है। आप अगर एग्जिट बटन दबा करके लाइफ की चीजों को छोड़ के जंगल में चले गए सिर्फ इस वजह से कि अब मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा, मेरे आसपास कोई होगा नहीं और मैं कोई नया कर्म एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा, तो अच्छे बुरे की डेफिनेशन से बाहर हो जाऊंगा, तो आपने एस्केप ले लिया। लेकिन आपको लगता है कि नियति ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया होगा कि आप अपने कार्मिक साइकिल से एस्केप ले लो और आपको एनलाइटमेंट दे दे। ऐसा नहीं होता। आपको सारे, आपका एडमिशन अगर नर्सरी में हुआ है और आप बोलो कि सीधे 12th की बुक्स दे दो, 5वीं 6वीं बार में तो पास हो ही जाऊंगा, तो 4-6 साल बचा लूंगा किसी तरह, पर क्या ऐसा संभव है? वही मैं भी ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागकर नहीं, आपको एनलाइटमेंट कैसे मिल सकती है? सबसे बड़ा संन्यास वो होता है जो परिवार में रह के लिया जाता है, जो परिवार में रह के लिया जाता है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके लिया जाता है। तब जो मैंने आपसे बोला ना कि अगर आप इनकम्प्लीशन के साथ गए कि आपने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, मैं मानता हूं कि परिवार की जिम्मेदारी के साथ भगवान का नाम लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने जिम्मेदारियों को बाईपास कर दिया तो ऊपर जो टास्क दिए गए थे वो पूरे नहीं करे तो फिर आओगे। फिर आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जैसे बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने संन्यास ले लिया, उनके पास सब कुछ था, तो उनके बारे में फिर आपके क्या विचार है? देखो, मेरा इसको लेके कहना यह है कि हम अगर आज जो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, ठीक है, बुद्ध के समय पे आप और मैं थे नहीं, तो उसने किस माइंडसेट में उन्होंने ये एग्जिट बटन प्रेस किया, ठीक है, क्या उनके लाइफ के चैलेंजेस पूरे हो गए? अब जैसे आप गुरु नानक देव जी की बात करो, इन लोगों को ना जो ह्यूमन बर्थ में आए हैं और एनलाइटेड है, ये साईं बाबा की बात करो या गुरु नानक देव जी की करो, गौतम बुद्ध की करो, ईसा मसीह की करो, मुस्लिम धर्म के बहुत सारे सन्यासी हैं, फकीर हैं, जो एक बार आए ह्यूमन बर्थ में आए, उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारी चीजें की, उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें की, और अपना बर्थ साइकिल अपने सारे टास्क कंप्लीट करके फिर वो गए जो उनको दिए गए थे, और लास्ट में वो एनलाइटेंड हुए। तो इनको टास्क क्या दिए गए थे? अगर आपने शुरुआत करी शादी से, इमेजिन योरसेल्फ एज अ वुमन, कि आपकी किसी के साथ शादी हो, उसको एक दिन संन्यास लेना था, वो आपको छोड़ के चला गया। इज इट इनकम्प्लीशन? राइट, यस यस ऑफ कोर्स, इट्स इनकम्प्लीशन। आपको कंप्लेंट रहेंगी, राइट, हमेशा रहेगी, ठीक है। अब क्या आप ये कह सकते हो कि उस बर्थ के बाद गौतम बुद्ध दोबारा नहीं आए? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते, नहीं कह सकते ना। लेकिन गुरु नानक देव जी ने शादी करी, ये हमें नहीं पता। साईं बाबा ने शादी करी, ये हमें नहीं पता। तो अगर आपने रोड मैप भी वैसा बना लिया कि मैंने पहले ही मैं यही करने वाला हूं पूरी लाइफ, अब आप वो प्रेमानंद जी को देखो, ठीक है, वो लोगों के बीच में रह के सन्यासी हैं, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल ही एंगल। अगर वो शादी छोड़ के सन्यास ले ले और एक दिन उस वहां पर आकर के उनकी वाइफ क्वेश्चन रेस कर दे कि मेरा क्या, तो फिर बात पूरी नहीं हो तो पाएगी। वो कंप्लीट नहीं हुआ ना उनका, वो इनकम्प्लीशन रह जाएगा। वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी बीच में। जिम्मेदारी छोड़ दी बीच में। एक आत्मा की कितनी साइकिल्स होती है, और एनलाइटमेंट का मतलब क्या ये होता है कि वो परमात्मा, जिसको हम भगवान भी बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, उसमें वो आत्मा उसमें मिल गई, या भगवान का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप पास्ट लाइफ देख सकते हैं, उसके बारे में बताइए। इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज ये है कि सोल की एज को दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टेकन अ बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ठीक है, बिकॉज तभी आप कर्म करोगे, क्योंकि जानवरों के कर्म काउंट नहीं होते, क्योंकि वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उनका कॉन्शियसनेस का लेवल अलग है हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल से। आपको दिमाग दिया गया है थॉटफुली प्लान करके एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी लाइफ भी ना दो हिस्सों में बटी है। जैसे आप सुबह, आपको सपोज आपको सुबह चाय पीने की आदत है, तो आप सुबह उठोगे, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि चाय पीने के लिए। दैट्स एन इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, राइट, व्हिच कम्स, क्योंकि आपको सुबह चाय चाहिए, राइट। देन इट्स 9 o'clock दैट
it's a time to have a breakfast. So that भूख लगी है, आपको पता है, it's instinctively you will react on it. Right. Then it's time to go to office. Right. बट अगर आपको कार खरीदनी है तो क्या आप जाके किसी भी रैंडम शोरूम से कार ले लोगे? नहीं। प्लान करके जाएंगे। आप अपना बजट प्लान करोगे, Right. उसके अकॉर्डिंगली कौन सी कंपनीज हैं, कौन से मॉडल्स हैं। एग्जैक्टली, राइट। सो अब इस वाले कर्म में और इस वाले कर्म में फर्क है ना। तो हम 90% टाइम हम आने वाली सिचुएशन पे इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस देते हैं। वो उसमें आप मान के चलो कि आप घर से गाड़ी लेके निकले, किसी को हिट हो गया, आपका कोई इंटेंशन नहीं था उसे चोट पहुंचाने का, वो तो एक एक्सीडेंट हुआ, तो ये बैड कर्मा में नहीं काउंट हो सकता until you thoughtfully plan something and execute it. तब उसकी वाइब्रेशन जो आप यूनिवर्स में छोड़ते हो वो पता होता है कि आप प्लान गलत कर रहे हो, उसका फल मिलेगा, वो बाउंस बैक करेगा। तो हम ऐसा कहते हैं कि ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म नहीं करता, जो भी आपने थॉटफुली प्लान किया। और जो आपके रिएक्शंस में गलती हुई वो वाली सारी चीजों को धोने के लिए गंगा बनी है। आप जाओ, डुबकी लगाओ, माफी मांगो कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। सो आपको भी पता है, देखने वाले को भी पता है कि आपने गलती नहीं की, हो गया। सेम ये कर्म ऐसे ही काउंट होते हैं, ठीक है। अब जहां से हम बात कर रहे थे कि भगवान वाला कॉन्सेप्ट या कर्म वाला कॉन्सेप्ट, तो सोल की जो एज होती है वो नंबर ऑफ टाइम्स टेकन अ ह्यूमन बर्थ। अब जानवर इंटेंशनली प्लान नहीं करते आपको नुकसान पहुंचाना, अगर आप उसे छेड़ोगे तो वो रिएक्शन देगा, अदरवाइज उसको आपको कोई लेना देना नहीं। तो वंस दे डाई उनको डायरेक्ट रिलीज मिलता है। डायरेक्ट रिलीज किससे मिलता है उनको? मतलब नो वन इज गोना कैलकुलेट कि आप क्या करके आओ क्या नहीं। अच्छा, उनके कर्मों का कोई हिसाब नहीं है? नहीं, क्योंकि वो इंटेंशनल कुछ नहीं, वो डिसाइड खुद कर ही नहीं पा रहे हैं इस वजह से। हाँ, वो मतलब प्लान्ड एग्जीक्यूशंस नहीं कर रहे ना। ठीक है, अंडरस्टूड। तो वो जो जानवर होते हैं, क्या वो इस साइकिल में ही नहीं है, एनलाइटमेंट वाली में? वो एनलाइटमेंट वाले साइकिल में है या नहीं, उनका कार्मिक रिकॉर्ड नहीं चल रहा जब तक वो ह्यूमन बर्थ में नहीं आ रहा। अच्छा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब जब सोल की जर्नी शुरू होती है तो आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना होगा, लोग कहते हैं सोल का कलर है। हाँ, राइट, वाइट होता है बोलते हैं। नहीं, अलग अलग होते हैं। अच्छा, हाँ, तो जब आप शुरू करते हो ना बर्थ साइकिल, हाँ, तो वो डार्क वाइब्रेंट कलर से शुरू होता है। ठीक है। एवरी आफ्टर अ बर्थ वो फिल्टर होता जाता है। ठीक है। और लास्ट बर्थ में वो वाइट होता है, एक्सट्रीम वाइट। अच्छा, उसका क्या रीजन है? क्योंकि ईश्वर की ऊर्जा का रंग सफेद है, तो आपको जब उसमें मिलना है ना, तो आप उतने फिल्टर हो जाओगे कि आप उसमें जाके मिल पाओ। ऐसे हम ये देखते हैं कि सोल की, जब हम किसी के कहते हैं ना ये ओल्ड सोल है, तो हमें पता होता है ये बहुत फिल्टर कर चुका है अपने आप को, बहुत सारे बर्थ ले चुका है। हाँ, एवरी आफ्टर अ बर्थ आप जितने टास्क कंप्लीट करते जाओगे आप फिल्टर होते जाओगे, कलर आपका एक्सट्रीम डार्क से वाइट की तरफ चल रहा होगा। तो भगवान कौन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मतलब हमने बहुत सारे धर्म जो आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, धर्मों को बनाया गया था लोगों को एक सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए कि सब अपना काम अच्छा करे, और हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है। अब अंडरस्टैंड है कि कुछ धर्मों में कुछ चीज़ें हो सकती है जो कॉन्ट्राडिक्ट करे, बट ऑलमोस्ट सारे धर्म अच्छी बात सिखाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान को शायद किसी ने नहीं देखा है, लेकिन एग्जैक्ट में अगर आप ये कार्मिक जैसे आप बता रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग भगवान है कौन? क्या वो इस बर्थ साइकिल में आप समझिए कि रोल प्ले ही नहीं करते, या एक आत्मा भी भगवान बन सकती है अगर वो अच्छे कर्म करती चली जाए? वो सवाल है मेरा। और अगर आपने पास्ट लाइफ देखा है तो यूनिवर्स को किसने बनाया, ये भी एक मेरे दिमाग में सवाल है। इस पे भी अगर आप कुछ बताना चाहें। देखो, ऐसा है कि प्रवीण जी, आप पिछले बर्थ में हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, ईसाई थे, इंडिया में पैदा हुए थे, अफगानिस्तान में, चीन में, आपको कोई आइडिया है? नहीं। और अगर लग भी जाए आइडिया कि आप पिछले बर्थ में किसी और रिलीजन में थे, ठीक है, तो क्या आपको इस जन्म में उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ऑब्वियसली आप क्या उससे इंस्पायर होके उस रिलीजन में वापस जाना चाहोगे? नहीं। तो जब आपको ये नहीं पता, इंडिया में और दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई है धर्म की, हमारे देश में भी चल रही है ना। तो हमें जब ये पता ही नहीं है कि जैसे ये बर्थ साइकिल खत्म हुआ
बॉडी में से सोल निकलेगी और आप उस नाम को बॉडी बोलना शुरू कर दोगे, सही है। उसके बाद धर्म कहाँ रहेगा? वो सिर्फ बॉडी हो जाएगी ना। नाम भी हटा दोगे, कपड़े भी हटा दोगे, धर्म भी हटा दोगे, तो धर्म वहां से शुरू होता है जैसे ही आप पैदा होते हो। जैसे ही खत्म होते हो धर्म खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, ये दैट्स अ मैन मेड थिंग। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स अ मैन मेड थिंग, राइट? भगवान ने नहीं बनाया था। जैसे हम भगवान कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। इसमें से किसी ने नहीं बोला कि आप मुझे इस नाम से मानो, ठीक है? अब इसका मतलब ये टेम्परेरी चीज नहीं है। तो जैसे ही आपकी डेथ होगी, आपका धर्म छूट जाएगा, आपका बॉडी छूट जाएगा, आपका परिवार भी छूट जाएगा, रिलेशंस भी छूट जाएंगे, इमोशंस भी, वो कार भी, वो घर भी जो आपने बड़ी मेहनत से खरीदा, बड़ा प्यार था उससे। अब साथ क्या जाएगा? आपके कर्म, आपके इमोशंस, है ना? फिर वो अपना गेम खेलेंगे जब आप दोबारा आओगे। अब बात रही भगवान की, तो ऐसा है कि 2 लाख, अभी 1-1.5 साल पहले ना एक खुदाई में एक 2 लाख साल पुरानी यू नो द वॉल पीस टाइप का जमीन में से मिला। उस पे एक शंकर जी की, आई एम अ हार्डकोर शिव बिलीवर, मेरा बहुत लगाव है, बिकॉज मैंने अपने रिकॉर्ड्स में अपने आई हैव सीन माई सेल्फ वेरी क्लोज टू द शिव, और मैं पहले से भी शिव बिलीवर रहा हूँ। तो उसने उस चीज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, मतलब नथिंग हार्ड अगेंस्ट एनी रिलीजन और समथिंग, ये मेरा अपना वर्जन है कि मेरे बिलीव। अंडरस्टूड, ठीक है? तो एक शिव जी की मूर्ति, वो उसमें शिव जी की आकृति बनी हुई है। हम कहते हैं 5000 साल पुराना, कार्बन डेटिंग कहती है वो 2 लाख साल पुराना है। अच्छा, उसमें शिव बने हैं, ठीक है, बट वो वैसे नहीं दिखते जैसे आज हमने उनको बनाया हुआ है, ठीक है? लेकिन जिन्होंने उसको एनालाइज किया, वो मोर और लेस वो सिग्निफाई कर पाए, रेजोनेट कर पाए कि ये शिव है, ठीक है? ठीक है। तो इसका मतलब मानने वाली चीज बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है? अब भगवान को चाहे आप मेडिटेशन में चले जाओ, चाहे आप ध्यान में चले जाओ, ऐसा कहते हैं कि जो डेटी होती है ना, वो अपना रिप्लिका या अपने एक वर्जन आपको दिखा देती है, अपनी एग्जिस्टेंस शो कर देती है। मैं अपने रिकॉर्ड्स में, बिकॉज मैं क्लोज हूं तो मैं देख लेता हूँ शिव, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे रिलीजन्स नहीं है या दूसरे बिलीव्स नहीं है। आप वंस यू कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ एंड यू कॉल द डेटी, आपको वो अपने होने का एहसास खुद करा देंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। अब एनलाइटेंड लोग जो होते हैं प्रवीण जी, कभी कभार ऐसा होता है ना, हम स्टक होते हैं किसी चीज में, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, और कहीं से गाइडेंस मिलती है, एक वर्चुअल गाइडेंस हमारे दिमाग में, एंड वी उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। या हमें जिंदगी में कोई इनविजिबल चीज हमें गाइड कर रही है, सही गलत का डिफरेंस बता रही है। ये कई बार होता है ना, यार बच गए, भगवान ने बचा लिया, नहीं तो आज हो जाता। तो किसी लगता है ना, किसी ने रोक लिया, एंड दैट किसी इज द मास्टर्स। हम सबके मास्टर्स होते हैं जो हमें जिंदगी में हमारे रोड मैप्स बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, हमें स्टक होने पे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, या जब हम परेशान होते हैं वी कॉल समवन, तो वो मास्टर्स हमारी हेल्प के लिए प्रेजेंट होते हैं। So once we connect through the meditation, we can communicate with them too. So वो enlightened लोग हैं। ओके, तो एनलाइटेंड का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी बर्थ साइकिल में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे या उसमें इंक्लूड नहीं है। एनलाइटेंड मीन्स कुछ उसमें से बर्थ साइकिल से बाहर हो गए, ठीक है, ठीक है? कुछ ऐसा है जो अभी अपने वेटिंग पीरियड में है। अच्छा, जब हम रीडिंग्स करते हैं, तो सपोज मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, आपका कोई एंसेस्टर जो आपकी सोल फैमिली से कनेक्टेड था, उसकी प्रेजेंस दिख जाएगी, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, आप रेजोनेट कर पाओगे ये मेरा ये है, जबकि मैं उसे नहीं जानता, वो अपनी प्रेजेंस शो करेगा। वो आपको हेल्प कर रहा है आपकी लाइफ में जहां आप फंसे हुए हो। ठीक है, तो जब आप पास्ट लाइफ देखते हैं तो आप कितने लेवल तक पास्ट लाइफ देख सकते हैं? क्योंकि एक सोल ने तो मल्टीपल लाइफ्स में जन्म लिया है, तो आप कितने पीछे भी जा सकते हैं समय में, या फिर वो कैसे होता है? देखो
इस कहानी का ना बेस है मेडिटेशन करना, ठीक है। मेडिटेशन मतलब टेक दिस वन टू द जीरो, ठीक है। ठीक है। उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते करते आप हैबिचुअल हो जाते हो, यूज्ड हो जाते हो उससे। अब आप मेरे पास आए कि यार मेरे पास या तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या मेरे पास हेल्थ इश्यूज हैं, या मेरे पास करियर का प्रॉब्लम है, या लाइकवाइज। तो अब मैंने जब आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया तो तेरा 3 मीडियम्स उससे ज्यादा है, जब बेसिक 3 मीडियम्स होते हैं। सो वंस आई कनेक्ट विद योर एनर्जी। कैसे कनेक्ट होता है? आप प्रेयर्स रीड करते हैं, आपसे आपका पूरा नाम पूछते हैं, और फिर हमें ना द फर्स्ट मीडियम स्टार्ट्स वर्किंग इज द विजुअल्स। दैट्स द फर्स्ट मीडियम। तो आप आज जहां स्टक हो वो चीज कौन से कर्म से रिलेटेड है, जो पैकेज आप लेके आए हो उस पैकेज में लिखा मतलब हुआ पुराने मेरे जो कर्म खराब या अच्छे रहे हैं सिर्फ उसके वही basis- पैकेज जो आप इस बार लाए हो, अच्छा, वही पैकेज। उस पैकेज का डेटा आपके सबकॉन्शियस में है। अच्छा, जो मैं अपने प्रीवियस लाइफ से लेके आया हूँ। हाँ, बिफोर द बर्थ आपको जो पैकेज मिला था, अच्छा, उसमें कौन सा वाला कर्म है, वो डेटा यहाँ सबकॉन्शियस में आप लेके आए। और वो कौन डिसाइड करता है कि मैं यही पैकेज लेके नियति जाऊँ? डिसाइड करती है, आपका कार्मिक बैलेंस डिसाइड करता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नियति एक तरीके से यमराज है। हम नाम दे सकते हैं, नाम किसी दे को सकते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं। वो सिग्निफिकेंस है यमराज एक। हाँ, अल्टीमेटली सोल खुद डिसाइड करती है, क्योंकि सोल को एनलाइटमेंट तक पहुंचना है। अच्छा। वो खुद अपने सारे डेट्स क्लियर करना चाहती है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपके साथ इस जन्म में बहुत बुरा कर दिया, या आपके साथ किसी और ने बहुत बुरा कर दिया, तो क्या वो मेरे कार्मिक रिकॉर्ड्स में ऐड हो जाएगा? बिल्कुल ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो और मैंने अगर मान लो आपके साथ अच्छा कर दिया तो वो ऐड हो जाएगा? देखो, आपने अगर मेरे साथ अच्छा किया तो भी ऐड होगा, और बुरा किया तो भी ऐड होगा। आपको दोनों मिलेगा, इक्वली मिलेगा, इतना सूद पर भी कम नहीं होगा। तो अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी बराबर मिलने वाला है। तो अब पहले ना विजुअल्स दिखना शुरू होंगे। अच्छा, दैट्स द फर्स्ट मीडियम। ठीक है। द सेकेंड मीडियम होता है द नोइंग आना, द मैसेजेस थ्रू, यहाँ से मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है। तीसरा मीडियम होता है द फील। स्मेल भी एक मीडियम होता है, टेस्ट भी एक मीडियम होता है, बट वो बहुत बाद में डेवलप होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लेडी आई हमारे पास रीडिंग कराने, उसमें वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो अपनी अर्ली 60s में है। उन्होंने एक शादी की, उनका डिवोर्स हो गया, बच्चे हस्बैंड की कस्टडी में चले गए। दूसरी शादी की, फिर डिवोर्स हो गया, फिर बच्चे हस्बैंड की कस्टडी में चले गए। अब वो बहुत एजुकेटेड हैं, वेल ऑफ हैं, सब कुछ है उनके पास, बट वो अकेली रहती हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। अच्छा, मैंने उनकी रीडिंग की तो समझ में आया कि ड्यू टू सम रीजन उन्होंने अपने फैमिली को छोड़ के सुसाइड कमिट कर लिया था पास्ट बर्थ में। अच्छा, विद दैट इंटेंशन, जो मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में आप क्या लेके गए, विद दैट इमोशन और इंटेंशन कि भगवान इससे तो मैं ना अकेली रहती, उन्होंने पूरी कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने जो सुसाइड किया उन्होंने ये बोला कि मैं अकेली रहूं। अब आप चाहते हो फैमिली मिल जाए, लेकिन कर्स ये है कि चूंकि वो लोग सफर करते रहे पूरी जिंदगी, आपकी जो पास्ट लाइफ की फैमिली वाले। हाँ, ठीक। और आप बोल के गए कि इससे तो बेहतर मैं अकेले रहूं, तो अब आप अकेले ही रहोगे। एक लड़का आया, वो ही इज लाइक 30 years old, अभी वो 30 साल का है। साउथ की फैमिली का लड़का है वो, अच्छी रिच फैमिली, उनका वुडन फर्नीचर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग है। वो कॉलेज व्हेन ही वाज 17, तो वो लोग कॉलेज के पास कुछ बैठे थे, कुछ स्मोक कर रहे थे, समथिंग लाइक। तो वो ट्रेन के सामने आया और उसके दोनों पैर और दोनों हाथ कट गए। Oh God! आप इमेजिन नहीं करोगे कि उसकी ये 2 फिंगर्स थी। जब वो आया था मेरे सामने, ये वाला हाथ यहाँ से कटा हुआ था, ये 2 फिंगर, और वो जो ऐसे इलेक्ट्रिक वाली चेयर होती है जिससे वो व्हील चेयर जो होती है, उस पर वो बैठा था। यंग बॉय, 30 years old। उसका एक सिंपल क्वेश्चन था कि मुझे बस इतना बता दो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मतलब मैं अकेले टॉयलेट भी नहीं जा सकता। माय गॉड, पूरी डिपेंडेंट हो गई लाइफ कंप्लीटली। वो चल फिर नहीं सकता, तो उसके डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो गए, क्योंकि बॉडी एनर्जी बर्न ही नहीं कर पा रही है।
एक ही कमरे में रहना है तो मेंटल पीस चली गई है, डिप्रेशन शुरू हो गया है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। जब रीड करा तो पता चला कि ही वॉज इन्वॉल्व्ड इनटू द चाइल्ड अब्यूज इन हिज प्रीवियस बर्थ, और लेके आया है वो। तो मैंने बोला कि मुझे तो ये दिख रहा है, तुम बोले मैं जानता हूँ आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरे को रात को सोते टाइम ना बच्चों के चीखने की आवाजें आती है नींद में। गॉड, मुझे बच्चों के चीखने की आवाजें आती है रात को, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे लग रहा है मेरा डिप्रेशन है। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो महाभारत युग से आए हैं। अच्छा, बताइए उनके बारे में। एक लेडी आई, वो शायद कनाडा या यूएस में कहीं रहती है, थोड़ा टाइम हो गया लेडी को। तो अब मुझे ना पूरा युद्ध दिख रहा है। अच्छा, आपको दिख रहा है? हाँ, युद्ध दिख रहा है कि युद्ध चल रहा है, फेस किसी का नहीं दिख रहा, बट युद्ध चलता हुआ दिख रहा है। तो मैंने उन्हें बोला, मैम मेरे को ना ये ऐसा लग रहा है ये महाभारत वाला टाइप का युद्ध हो रहा है, क्योंकि इसमें मेरा नोइंग ये कह रहा है ये महाभारत का युद्ध। बोले आगे बताइए। मैंने कहा आपकी डेथ हुई, कुछ लगा आपके यहाँ पे, आप गिरे और आपकी डेथ हुई। बोले आप ठीक बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों? बोले बस मैं ये जानना चाहती थी कि मेरे यहाँ पे जो बर्थ मार्क है वो क्यों आया है। तो वो जो लगा था ना यहाँ पे, वो इस बर्थ में बर्थ मार्क की तरह आया। बहुत सारे बच्चों के आता है, बहुत सारे बच्चों के आता है। तो उनके प्रीवियस जन्म का कुछ सिग्निफिकेंस रहता है उसमें। अगर आप फाइनेंशियली ब्लॉक हो अपनी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, तो लाख पंडित को कुंडली दिखा लो और लाख रेमेडी कर लो, जब तक उस ब्लॉकेज को क्लियर नहीं करोगे, मैं गारंटी दे देता हूँ इस चीज पे। जितनी एस्ट्रोलॉजिकल, देखो एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, आइसबर्ग होता है ना, तो जितना हिस्सा पानी के ऊपर निकला हुआ है उसको एस्ट्रोलॉजी रीड कर सकती है। आपका वीनस कौन से हाउस में बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये वो बता देंगे। अब आप उनसे पूछो कि ऐसा बताओ कि ये मेरी कुंडली ऐसी क्यों बनी है, और इसी टाइम पे दुनिया में जितने लोग पैदा हुए थे, क्या सबकी लाइफ मेरी जैसी चल रही है? अगर उसे पूछो एस्ट्रोलॉजर से, मैं खुद जानता हूं एस्ट्रोलॉजी, तभी मैं ये बात रेज करके आपको बोलूं कि अगर उनसे बोलो आपकी मेरी ही कुंडली ऐसी क्यों बनी है, तो वो लास्ट में पहुंच जाएगा भाई तेरे कर्म है ऐसे, ये बोलते हैं, राइट है ना। तो ये दिस इज व्हाट वी फिगर आउट, कौन से कर्म। अच्छा, ठीक है, क्योंकि नया जन्म है तो उसके कोई कर्म है ही नहीं। अब आपको मान के चलो प्रवीण जी चोट लगी है, आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, सिंपल बात है, और आपको चोट लगी है, वाकई में आपको चोट लग जाए पैर में, आप डॉक्टर के पास जाओगे कि मेरे को यहाँ पे चोट लगी, तो डॉक्टर ये बोलेगा कि अभी बैठ, ये ठीक हो जाएगी अभी 5 मिनट में। ऐसा हो सकता है? नहीं ना। नहीं। वो क्या करेगा, वो उसकी ड्रेसिंग करेगा, उस पर दवा लगाएगा, आपको पेन किलर्स देगा, वो आपके पेन की इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। चोट तो अपने ही टाइम में ठीक होगी। सही है, राइट है ना। सही है। कोई भी मोडालिटी ऐसे ही काम कर सकती है, क्विक मैजिक तो किसी में नहीं है। नहीं है। अब जब मनी ब्लॉकेज होता है, तो अगर तो वो ब्लॉकेज है तो आपको ब्लॉकेज पता करके उस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, वरना आप दुनिया जहान के पंडितों को कुंडली दिखा लो, सारी रेमेडीज कर लो, पैसे नहीं आएंगे। तो आप आकाशिक रीडर में मान लीजिए आपने देखा किसी के फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, तो पहला सवाल तो वो होता कैसे है फाइनेंशियल ब्लॉकेज किसी की लाइफ में? ऐसा तो नहीं कि पिछले जन्म में वो किसी के पैसे वैसे चुरा के भागा? बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, ऐसा ऐसे होता है, जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ इसके। बिल्कुल हाँ। एक हमारे पास ज्वेलर आए, वो बिहार के थे, उनको पैरालिसिस हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो उनका लेफ्ट हैंड साइड काम नहीं करता था बिल्कुल। तो वो यही जानने चाहते थे, वेल ऑफ फैमिली से हैं, उनके पास कल्याण ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजीज हैं उनके पास, और खुद का भी अपना अच्छा काम है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताओ, अब देखो पाप का ऐसा है कि जरूरी नहीं पिछले बर्थ में किया हो, जो कल आपका बीत गया वो भी नोट हो रहा है। ठीक है, अब ये नियति ने आपको आज का पनिशमेंट आज ही देना शुरू कर दिया, तो इसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला सर ये बताओ कि इस जन्म में आपने अपने काम में गड़बड़ियां की हैं? बोले हाँ। मैंने बोला सोने में क्या मिलाया? बोले बहुत गलतियां करी और गरीबों के साथ करी। बोले मैं जानता हूं मैं क्या भुगत रहा हूं। तो मैंने कहा मतलब
मैं आपको यही बता सकता हूँ कि जो आपने अब मेरे को दिख ही वही रहा है और वो पिछले बर्थ में के हिसाब से तो अच्छी जिंदगी लेके आए थे, वेल ऑफ जिंदगी लेके आए थे, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूशंस गलत करे इस बर्थ में, बद्दुआएं कैरी करते गए, सोने में मिक्स करके चीजें बेचते गए, तो अब भुगत रहे। तो वो अपने इसी कर्म का इसी कर्म में भुगत रहे हैं। नहीं भुगत रहे। तो ऐसा भी नहीं है कि इस कर्म का अगले में भुगतना पड़ेगा। अब ये तो नियति डिसाइड करती है, ये नियति डिसाइड करती है। एक लेडी आई, उनकी शादी को 14-15 साल हुए थे, उनका बेबी नहीं हो रहा था। अब इसमें ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बेबी ना होना, फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस होना, IVFs फेल होना। जब उनकी रीडिंग करी तो उन्होंने पास्ट बर्थ में कई अबॉर्शंस करे जस्ट टू हैव वन मेल चाइल्ड। ओहो, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि आप एक बच्चे को या तो स्पॉन्सर करो, उनके लिए ये रेमेडी निकली थी कि या तो आप अनप्रिविलेज बच्चे की एजुकेशन या लाइफ स्पॉन्सर करो, और बेस्ट इज कि आप किसी को अडॉप्ट कर लो। बोले मैं करना चाहती हूँ पर मेरे घर के लोग नहीं मानते। समहाउ शी कन्विंस्ड, उन्होंने बच्चे को एक लड़की को अडॉप्ट किया। 1.5 साल बाद उनका कंसीव हुआ, उनका खुद का बेबी हुआ, बिकॉज ब्लॉकेज का रिमूवल उन्होंने खुद कर लिया अपने हाथ से। अच्छा, तो वही मेरा क्वेश्चन भी यही था। हाँ। मैं यही पूछना चाह रहा था कि पास्ट लाइफ से हम अपनी प्रेजेंट लाइफ कैसे अच्छी कर सकते हैं। अगर आप पीछे से पैसे को लेकर के गड़बड़ियां करके आए हो, या ब्लॉकेज ये है कि इस बार आपको सफरिंग्स मिलनी है, फाइनेंशियल सफरिंग्स, बिकॉज नियति आपको कुछ सिखाना चाहती है। अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है किसी एक कर्म की वजह से, तो बेहतर है उसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ कर लें, उसके अगेंस्ट में बैलेंस क्रिएट कर लें, उसके रिमूवल कर लें। उसके बाद आप जितनी मर्जी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करना, पैसे आने लग जाएंगे। लेकिन जब तक ब्लॉकेज नहीं रिमूव कर रहे, कुछ नहीं हिलेगा, इतना भी नहीं हिलेगा। तो मतलब अगर पिछले कर्म खराब है तो वो कर्म सही करने पड़ेंगे, ये लॉजिक है। कर्म नहीं बदलेगा, वो कर्म नहीं बदलेगा, उसके अगेंस्ट में आप बैलेंस क्रिएट कर लो, बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैं कुछ जनरल चीजें पूछता हूँ जी। लोगों की लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो कुछ जनरल रेमेडी भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में है आपके हिसाब से, या फिर किसी का आपको, अगर किसी कोई मेरा जो हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अपना पूरा रीडिंग सी करवानी पड़ेगी? देखो, दो एस्पेक्ट हैं। अगर तो एक फेज चल रहा है लाइफ का, ठीक है, तो उसके लिए ना रेमेडीज होती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। आप रेमेडी करना शुरू करो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिविटी होती है, डिप्रेशन होता है, राइट, ठीक है, या आपके घर में, जैसे हम लोग जब रीडिंग करते हैं तो ब्लैक मैजिक भी निकलता है लोगों के साथ, एंटिटी अटैक्स भी निकलते हैं, घर की नेगेटिविटी भी निकलती है, जो एक्चुअली में पैसों से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, उसके बारे में बताइए। एक तो ब्लैक मैजिक पे हम बात करते हैं, और दूसरी चीज जो आत्माएं या भटकती रहती है, जो जिनको लोग भूत भी बोलते हैं, वो क्या वो आत्माएं होती है जिनको मतलब कहीं पर दूसरा शरीर नहीं मिला है, या वो क्या होता है? देखो, ब्लैक मैजिक को कहते हैं अभिचार। अब आप कभी ऐसे मुंबई गए हो, सी साइड पे बैठे हो, तो उसमें हाई टाइड्स आते हैं ना, बिल्कुल, है ना, वो मून साइकिल से इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट करते हैं न्यू मून एंड फुल मून के हिसाब से। तो ऐसे ना हमारा दिमाग भी एक वाटर बैग के अंदर होता है, फ्लूइड में, ठीक है। अब इससे नीचे की बॉडी का कोई यूज नहीं है जब तक यहाँ से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे। सही है, ठीक है, सही है। तो करते क्या है कि आपके बॉडी के वाटर को लेते हैं, आपके हेयर के फॉर्म में, आपके नेल के फॉर्म में, आपके स्वेट के फॉर्म में, और उसको प्रोसेस करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अब वो हाई टाइड्स बाहर से भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं मैनुअली। दिस इज व्हाट वी कॉल द ब्लैक मैजिक। यहाँ की प्रोग्रामिंग को बिगाड़ देते हैं और उसका कंट्रोल बाहर रख लेते हैं। मतलब ऐसा कह रहे हो कि उसकी सोच बदल जाती है, या वो सोच नहीं पाता प्रॉपर्ली? हाँ, आपको स्टैग्नेंट कर देंगे, आप सोच नहीं पाओगे। या स्टैग्नेंट मतलब जिसे हम वो कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे, तो स्टैग्नेंट कर दिया। अब आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं काम कर रहा उस डायरेक्शन में, आपका फोकस ही जीरो कर दिया है उन्होंने, तो अब आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो लाइफ की स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत स्लो हो जाएगी। या फिर वशीकरण जो करते हैं,
जो आपको जैसे उसका मैं आपको एक केस बताता हूँ। डॉक्टर आई मेरे पास, शी इज 32, 33, वो साउथ में रहती हैं कहीं, उनके ऊपर किसी ने किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे लोगों के साथ कैसे सिम्टम्स होते हैं, वो लोग ना, उनका जो साइकिल होता है ना डे का, वो लोग रात में एक्टिव होते हैं, मैक्सिमम पूरी रात जागेंगे, रात में एक्टिव होते हैं, और दिन में वो ड्रेन डाउन फील करते हैं कि एनर्जी ड्रेन हो रही है। वो दिन वाले नहीं रहते, उनका बॉडी क्लॉक शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही अमावस्या या पूर्णिमा आएगी, उनका टेम्परामेंट बढ़ेगा, पीक पे चले जाएंगे वो लोग। अगर आप उनके जो इनर वेयर्स होते हैं, वो आपको समझ में आएगा कि उनके रेगुलर यूज होने वाले इनर वेयर्स में छेद होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल छेद होते हैं उसमें, हाँ। ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ फॉर श्योर चल रही होती है, उनका टेम्परामेंट बिगड़ा हुआ होता है। ठीक है। ये बेसिकली ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स होते हैं। और करते कैसे हैं, मतलब खिला के या किस तरीके से? ये भी प्रोसेस होता है, आपके कपड़ों से भी हो जाता है, आपके हेयर से भी हो जाता है। लेकिन ये कपड़े की बात करें या फिर हेयर्स की बात करें तो बहुत आराम से लोगों का मतलब ऑब्टेन किया जा सकता है। मैजिक ना ऐसे गली गली नहीं हो रहा। अच्छा। ये बहुत करने वाले इतनी जल्दी से नहीं मिलते। हाँ। ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है। एक्सपेंसिव चीज है, मतलब ऐसे 200-500 रुपए में नहीं होगा। अच्छा। 2-4-5 लाख रुपए लगेंगे करने में भी, उतारने में भी। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो आप करवाने वाला अगर क्यों कराएगा, उसके पीछे तो पैसा होता है। हाँ। या फिर राइवलरी होती है। हाँ। या वुमन इन्वॉल्व होती है। हाँ। मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, तब कोई आप पे इतने पैसे इन्वेस्ट करेगा। हाँ। ऐसे ये कोई मतलब फियर क्रिएट करने वाली चीज नहीं है कि हर किसी पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, ऐसा हाँ। नहीं हो रहा है। और इनको करने वाले लोग कौन से होते हैं? वो प्योर तंत्र और तमस के लोग होते हैं। हाँ, हाँ। वही करते हैं प्रोसेस। और आजकल तो बहुत लोग काले कपड़े पहन के तांत्रिक बोल रहे हैं, क्या ये वो लोग होते हैं जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं? नहीं 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 नहीं, वो आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे जो ये लोग एक्चुअली में जो ये चीजें प्रोसेस करते हैं। आप अपनी लाइफ में कभी ऐसे लोगों से मिले, उस तरीके के लोगों से जो एक्चुअल में करते हैं? मिला। अच्छा, मिलो। तो उनका क्या बिहेव रहता है? क्या उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है कि वो किसी का बुरा करने वाली चीज कर रहे हैं, या उनको अपने कर्मों का डर नहीं लगता? क्योंकि है तो वो भी इंसान है कि एक्चुअली में ना, जो शमशान पहुंच गया प्रोसेस करने, हाँ। मुर्दे का मांस उठाना शुरू कर दिया जिसने, वो इस माइंडसेट में नहीं है कि वो सही गलत को एनालाइज नहीं कर रहा है। अच्छा, वो इस माइंडसेट, वो आपकी हमारी तरह नहीं सोच रहा है। वो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या सोचते हैं? बेसिकली पावर्स गेन कर रहे हैं, वो पावर्स हैं उनके पास, वो यूज कर रहे हैं। देखो, ह्यूमन, आपको यूरेनियम मिल गया, ठीक है, अब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे या बम, ये तो ह्यूमन माइंड पे डिपेंड करता है। वो डिस्ट्रक्टिव के हाथ में पहुंच गया तो पक्का बम ही बनाएगा उससे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इंसान, आप कह रहे हो कि इतनी पावर रखता है कि वो दूसरे पे जादू करवा के उसकी लाइफ खराब कर सकता है, तो क्या उसको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि मेरे कर्मा खराब हो रहे हैं या मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा अगले जन्म में? क्योंकि अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि पैसा इतनी बड़ी चीज हो चुका है कि उसके आगे आदमी सीमाएं लांघने से पहले नहीं सोचता। प्रॉब्लम ये है, जिसे कर्म समझ आ जाते हैं, वो लोग मेडिटेशन वाले नहीं हैं। वो लोग रात की काली साधनाएं करने वाले लोग हैं, शमशान में क्रिया करने वाले लोग हैं। वो आज के इस जन्म में अपनी पावर का यूज कर रहे हैं। उनको कोई इमेजिनेशन भी नहीं है। ना वो गौतम बुद्ध के फॉलोअर है, ना वो शिव के फॉलोअर है। वो सिर्फ ताकत के फॉलोअर है। तो वो उसी को यूज कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगले जन्म में क्या होगा, आज कितना पैसा सामने से आ रहा है, वो इसी पे बात कर रहे हैं। जबकि ऐसे जो लोग होते हैं वो तो कहते हैं हमने दुनिया छोड़ दी है, हमें पैसे से लेना देना नहीं है, हम तो शिव की... नहीं, शिव के साथ तंत्र नहीं जुड़ा। मैं अघोरियों की बात कर रहा हूँ। अघोरी नहीं करते, अघोरी नहीं करते। नहीं। अघोरी जो होते हैं उनके अखाड़े हैं, या तो शैव अखाड़े हैं। शैव मतलब जो शिव वाले हुए, या वैष्णव अखाड़े हैं जो विष्णु की तरफ चलते हैं, या उदासीन है जो निरंकार पे चलते हैं, जिसको किसी को एग्जिस्टेंस में नहीं मानते, वो यूनिवर्स में मानते। वो लोग ये सब नहीं करते। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे इंसान के मांस खाने की बात है, तो वो लोग भी ये काम करते हैं। फर्क है, वो अघोर को अपनाते हैं।
अघोर है क्या, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, अघोर is क्योंकि all मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ उसमें, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो देखा, अभी महाकुंभ चल रहा है, तो एक अघोर आता है, वो कहता है, वो टीवी पे कह रहा है कि मैंने हड्डियां खाई है, मैं गोबर भी खा लेता हूँ, मैं इंसान का मल मूत्र भी खा सकता हूँ, मैं मांस भी खा लेता हूँ, मैं जले हुए इंसान के टुकड़े भी खा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसे लोग पागल की श्रेणी में लग रहे हैं। लेकिन आपने कभी इस कुंभ के अलावा कभी किसी अघोरी को देखा है? नहीं। वो दिखेंगे ही नहीं आपको। अच्छा। वो अनरीचेबल लोग हैं और आपको कभी नहीं समझ में आएगा वो कहाँ रहते हैं। अच्छा। अभी कुंभ में दिख रहे हैं आपको इंटरनेट पे, टीवी पे। जिस दिन कुंभ खत्म होगा, अगले 6 साल जब तक अर्ध कुंभ नहीं होगा, आपको नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। और उनको हमारी आपकी इस नॉर्मल मटेरियलिस्टिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी साधना में लगे हैं। लेकिन ये तांत्रिक और ये तंत्र, ये लोग रीचेबल हैं। अच्छा। हाँ, ये पैसे के लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। ये प्योर पैसे वाला काम। पैसे के लिए किसी पे कर भी देंगे और पैसे के लिए उतार भी देंगे, दोनों करेंगे। तो एक तरीके से इनका बिजनेस हो गया ये। आप ऐसे ही कह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। देखो, इसकी उत्पत्ति की गई थी अभिचार की। एनर्जी को एक्यूमुलेट करके उस समय पे ट्रीटमेंट्स करते थे। कैसे बताइए, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। जैसे पुराने टाइम में कोई साइकोलॉजिस्ट तो था नहीं। अब हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड का अफेयर हो रहा है, वो वशीकरण करेंगे और उसको वापस घर ले आएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बल्कि और एनर्जीज को एक्यूमुलेट करके मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी करते थे। ठीक है। आपकी बॉडी को अगर कंट्रोल कर सकते थे तो ट्रीटमेंट्स भी करते थे। तो इसका ना गढ़ है गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर मायोंग करके जगह। दैट इज अ प्लेस ऑफ ब्लैक मैजिक। अच्छा। वहां पर एग्जैक्टली वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी एज इन? कुछ भी एज इन कि एक ह्यूमन बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। दे हैव दोज पावर्स। अब तो वहां पर भी उनकी पीढ़ियां नई आ गई हैं, तो वो इन चीज़ों में नहीं करना चाहती हैं। बट वहाँ गवर्नमेंट ने बनाया वो म्यूजियम भी है, जो चीज़ें तंत्र में यूज़ होती हैं आप वहाँ जाके देख सकते हो। प्योर तंत्र में जैसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तंत्र में मैंने सुना है कि जानवरों की बलि दी जाती है, किसी उल्लू का दिल यूज किया जाता है, मतलब ऐसी चीज़। वो म्यूजियम में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ दिखेगा आपको। गवर्नमेंट ने प्योर वो बना के रखा है म्यूजियम। उनके जो मंत्र है ना, जो ताड़पत्र पे लिखे हुए, वो भी सब रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। मतलब क्या कर सकता है, मतलब एक तंत्र में, जैसे मान लीजिए अगर तंत्र इतना पावरफुल हो तो फिर लोग, मुकेश अंबानी से जलने वाले बहुत लोग होंगे, ये भी एक सवाल आता है। या शाहरुख खान या जो भी लाइफ में दुनिया में सक्सेसफुल हो रहा है, उससे जलने वाले लोग भी बन जाते हैं। तो ऐसे तो कोई किसी पे भी कुछ भी करा के उसको नीचे कर सकता है। आपको ये कैसे, आप इतना कॉन्फिडेंटली ये कैसे कह सकते हो कि इन लोगों ने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए कुछ नहीं कर रखा है? हाँ, मतलब मैं उस चीज के बारे में नहीं कह सकता, हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो। हाँ, तो जो भी ऊपर जा रहा होता है वो अपने आप को सिक्योर और सेफ रखने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस रखता है। अगर तंत्र किया जा सकता है तो सब पे किया जा सकता है। ठीक है ना? तो इन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि हमारे साथ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। सो दे यूजुअली कीप देयर प्रिकॉशंस। तो क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? ये लोगों के पास तो सब सारी चीजों का एक्सेस है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको नहीं पता क्या प्रिकॉशंस होती है इस फील्ड में। देखो, कुछ तो बहुत बेसिक चीजें बता देता हूँ। उतने लेवल पे देखो, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये एक एक्सपेंसिव काम है, तो सबके ऊपर तो हो नहीं रहा। हाँ। अब जैसे एनर्जी है, कभी आपने प्राण प्रतिष्ठा देखी है मंदिर में? जो प्राण प्रतिष्ठा देखी है। तो हमेशा ना ऐसा कहते हैं कि मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, फिर उसकी आंखों की पट्टी हटा के उसके सामने शीशा रखते हैं। अभी रिसेंट में चटक जाता है, अयोध्या में, है ना? हाँ। तो एनर्जी अच्छी और बुरी नहीं होती, एनर्जी होती है। ठीक है, ठीक है। तो आप अपने घर के बाहर अगर एक शीशा लगाते हो, अच्छा, मिरर, तो कोई भी एक्सटर्नल चीज आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेगी, और अगर करने की कोशिश करेगी तो पहले शीशा चटकेगा। अच्छा, तो एक शीशा आप कह रहे हो कि अपने घर के बाहर लगा ले, या तो मेन डोर पे लगा लो। अच्छा। या जैसे ये मेन डोर है अगर, ठीक है, तो डोर खुलते ही सामने अगर शीशा हो, अच्छा, मतलब सामने शीशा हो, ठीक है, तो शीशा चटका, मगर इसका मतलब आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी एंटर करने के लिए ट्राई कर रही थी। ठीक है। और जो फ्लैट में रहते हैं वो अपने फ्लैट के दरवाजे पे लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या कोई गुजर रहा है, तो एक छोटा सा मैं 2 चीजें बता देता हूँ, और ये मोस्ट इफेक्टिव चीज है जी। ये मौली होता है ना, रेड वाला जो हम हाथ में बांधते हैं। तो आप क्या करो, सैटरडे के दिन
मतलब हनुमान चालीसा एक बार पढ़ो और इस पे एक नोट लगाओ, ऐसे आपको 7 नोट्स लगानी है, ठीक है, और इसको अपने हाथ पे बांध लो, ठीक है, ठीक है। 7 बार पढ़ के, ठीक है, और एवरी आफ्टर सैटरडे उसको चेंज करते जाओ, सेम प्रोसेस। ठीक है। तो ये आपको ना बहुत स्टेबल कर देगा। मतलब एक बार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, 7 बार नोट मारे, और उसको हाथ पे उसको बांध पहन लिया, फिर नेक्स्ट वीक फिर चेंज करना है। प्रोसेस, और इसको जो उतारा है उसको बहते पानी में आपने डाल देना। और साथ में जो कोई जैसे थोड़ा पुराना हनुमान मंदिर हो, तो हनुमान जी को वो चढ़ाते ना चोला, जिसे हम सिंदूर कहते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें चमेली का तेल होता है, Right. सिंदूर होता है, लाल कपड़ा होता है। तो वो जो सिंदूर होता है वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद पुजारी उतार के फिर दूसरा चढ़ाता है। जी। वो उतरा वो सिंदूर आप ले आओ और उसको लगाओ यहाँ पे, तो आप बहुत हद तक बैलेंस हो जाओगे। लेकिन फिर भी मेरा कहना होता है कि आप या तो किसी से रीडिंग करा लो या किसी से चेक करा लो, एंड गो फॉर द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ इट। ये चीजें आपको बहुत कंट्रोल कर देंगी, पर ये परमानेंटली सॉर्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि जो चीज शमशान से शुरू हुई है ना, वो खत्म भी फिर उसी किसी तरीके से होती है। आप जैसे आकाशिक रीडिंग करते हैं, हमारे पॉडकास्ट में एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, वो भी आए थे, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों का काम एक ही होता है, पास्ट लाइफ में लेके जाना। तो उन्होंने बताया था कि ब्लैक मैजिक से किसी को मरवाया तक जा सकता है, किसी को पूरा का पूरा पैरालाइज भी करवाया जा सकता है, किसी की फाइनेंशियल ग्रोथ रोकी जा सकती है। ऐसा कुछ भी होता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो इसमें ना 2 चीजें हैं मरने वाले केस में। एक तो एंटिटी अटैक होता है, ठीक है। एंटिटी अटैक का मतलब ऐसा होता है कि मतलब किसी एक्सटर्नल एंटिटी को यूज करा है, आपके अंदर डाला है, ठीक है। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, यूजुअली जो तंत्र करने वाले लोग होते हैं ना, जैसे किसी ने सुसाइड कर ली, अननेचुरल डेथ हुई, छोटे बच्चों की डेथ हुई जिनको गड़ा दिया गया, जलाया नहीं गया, तो वो क्या करते हैं कि अगर कंप्लीट रिलीज नहीं हुआ, आपका साइकिल पूरा नहीं हुआ है, अब जैसे सुसाइड कर लिया तो आपका बर्थ साइकिल पूरा नहीं हुआ, आपने इंटेंशनली बॉडी खत्म कर ली अपनी, सोल बाहर आ गई, अभी उसका साइकिल पूरा नहीं हुआ तो वो जा नहीं सकती, तो वो फंस गई। अब किसी तांत्रिक ने आपको पकड़ लिया, ठीक, वो क्या करेगा, उस एनर्जी को यूज करेगा इस तरह का कुछ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब वो एनर्जी क्या होती है, जब तक वो आपको कंट्रोल कर रहा है बाहर से एनर्जी को, तो आप जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी के साथ किया, वो एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है और आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उसके ऊपर। एक दिन उसका काम खत्म हो गया, उसने आपको डंप कर दिया। अब जो एक्सटर्नल एंटिटी अंदर डाली है उसको अपना रिलीज चाहिए, वो आपको सुसाइडल थॉट प्रोड्यूस करा के बिल्डिंग से कूदवा देगी अपने रिलीज, ताकि वो अपने रिलीज अपना रिलीज ले ले, आप मर जाओगे। ये एक तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एक मारण प्रक्रिया होती है, उसको मारण ही कहते हैं, तो उसमें आपको मारने के लिए ही प्रोसेस किया जाता है। बिल्कुल होता है, अमावस्या की रात को होता है, इसलिए जो दिवाली वाली रात होती है या होली वाली रात होती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो वहां नहीं मैंने भी सुना है इस बारे में कि उन दिनों में ज्यादा चौराहे पे पैर वगैरह नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो खतरनाक होते हैं। ठीक है, आपने एंटिटीज की बात की, एंटिटीज आत्मा से कैसे अलग होती है? ये तो हमने बताया कि जो अनटैप रह गई है, जिसकी आकस्मिक मौत हो गई, वो एंटिटी बन जाती है। उसको फिर दूसरे जन्म में, मतलब वो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्यों इंक्लूड नहीं होती कि वो परमात्मा तक पहुंच रही है या फिर वो अपना सोल क्लियर कर रही है? वो इसी दुनिया में क्यों अटैच हो जाती है? क्या उसको लेने के लिए उसकी सोल फैमिली के मेंबर्स नहीं आते? देखो सिस्टम ये है कि जब आपकी प्रोसेस से डेथ होगी, आप अपना टेन्योर पूरा करके जाओगे। कई बार क्या होता है, इसमें ना कई एंगल्स हैं इस चीज के। आपने सुसाइड कर ली, लास्ट आपके इमोशंस रहे रिवेंज के, ठीक है, किसी वजह से सुसाइड करोगे और वो वजह सपोज रिवेंज है, ठीक, और आप यहां से जाना ही नहीं चाहते बिना रिवेंज लिए, ठीक, तो आप ही रुके हो यहाँ। अब आप एक चीज को देखो कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं और 5 साल में डेथ हो गई, 10 में हो गई, 15 में हो गई, या 6 महीने में हो गई, अभी तो उसने कोई कर्म वरम करा भी नहीं है, बिस्तर पे ही है, तो वो उतना ही टेन्योर पूरा करने आया जितना पीछे छोड़ गया था, वो करा हुआ चला जाएगा, ठीक। लेकिन आपने अगर खुद को होल्ड कर लिया इमोशनली किसी वजह से, किसी लेडी ने सुसाइड कर लिया, अब रीजन ये रह गया कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे मेरे बिना,
और आप खुद ही नहीं जा रहे यहाँ से। तो अगर उसको उसके बच्चों की फिक्र होती है, वो सुसाइड भी नहीं करता? बहुत सारे एंगल्स होते हैं जब आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई होती है। ठीक है। बहुत सारे एंगल्स होते हैं। कई बार आपको पैसे का कोई प्रॉब्लम आया, सुसाइड कर नहीं लेते चुका लोग। पाए या कुछ हुआ, लेकिन जाते समय वो रह गया कि मैं कैसे करूंगा, मेरे बच्चे बीवी कैसे करेंगे। तो बॉडी खत्म हो गई, लेकिन सोल अभी उस गिल्ट में है या उस रिवेंज में है या उस अफसोस में है, तो वो रुक गई। अब वो स्टक हो गई। अब आप कभी इमेजिन करो कि आप एक छोटा पपी लेके आए हो, ठीक है, घर पे, उसको बांध दो चेन से, सबको दो, खाना दो, टाइम पे सब साफ वाफ करो, मगर खोलो नहीं। 6 महीने बाद वो कैसा हो जाएगा? तड़पेगा, और जो उसके पास जाएगा उसको काटेगा। तो सेम ऐसे ही होता है कि जब आप स्टक हो जाते हो ना, तो सोल, आत्मा, सब एनर्जी है, और एनर्जी अच्छी है बुरी नहीं होती, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सिर्फ रिएक्ट कर रही है। अब जैसे लाखों सालों से सिविलाइजेशन है, आज जहां हम बैठे हैं, क्या पता कि 5000 साल पहले यहाँ क्या था, शमशान था, कब्रिस्तान था, कुछ और था, फिर वो टूट गए, फिर बिल्डिंग्स बन गई, या यहाँ वॉर्स हुई, या कुछ लोग मरे, दबे, पॉसिबल हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर कुछ स्टक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक बिल्डर ने एक बिल्डिंग बना दी, आपने उसमें एक फ्लैट ले लिया, वहां पे कोई स्टक है, अब आप उसमें रहने जाओगे, वो वैसे ही सालों से स्टक है, अब वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो वैसे ही हो गया उस पेट के पास जाने जैसा, जो सालों से बंधा पड़ा है, तो उसके पास जाओगे वो काटेगा। फिर उस केस में उसको रिलीज करते हैं। वो भी ऐसे ही टाइप के लोग होते हैं जो तंत्र से ही रिलीज हो पाता है उनका भी। तो ये एंटिटी वाला हिसाब होता है। तो जो स्टक हो गई है वो यहाँ पे रह जाती है, जो इमोशनली अटैच हो गई है इस दुनिया से वो रह जाती है, ये कुछ लेफ्ट ओवर रह गया, लेफ्ट ओवर रह गया। ठीक है। मेरा जो सवाल है, जब आप लोगों की रीडिंग्स करते हैं तो आप ऐसी क्या चीज बताते हैं उनसे कि जिससे उनकी प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? प्रवीण जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट करना। मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से एक चीज बोलता हूँ कि 90% लोग प्रॉब्लम के साथ लड़ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करने की बजाय। वंस यू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे आपके साथ प्रॉब्लम है, तो मेरे पास नहीं, दुनिया में जिस मर्जी के पास चले जाना, उससे कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब क्या प्रॉब्लम है? तो आई एम वर्किंग एज अ मीडिएटर। मेरा काम सिर्फ रीड करके डिलीवर करना है। मैं आपको यह बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से है, और लगभग ऐसे बैलेंस हो जाएगी। यू वर्सेस यू की गेम है। मेरा काम सिर्फ मीडिएटर की तरह डिलीवर करना है। आप अगर उसे एक्सेप्ट कर लोगे, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, रिजॉल्व कर लोगे, वन डे क्विक मैजिक नहीं होगा, बट वन डे मैजिक होगा। मैं एक इंजीनियर हूं, तो बहुत लॉजिकल बात करता हूं। मुझे ऐसी कोई चीज समझ में नहीं आती जिसके पीछे लॉजिक नहीं है। तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपकी प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट की तरफ आपको लेके जाए। प्रॉब्लम फाइनेंस से रिलेटेड है। अब मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। आप रीडिंग करने बैठे, ठीक है, सामने कोई सज्जन आए, बात शुरू होगी, मेरा फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा। आपने रीड करना शुरू किया, आपको दिख रहा है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक। आई डोंट लिसन टू द पीपल, आई जस्ट लिसन टू द रिकॉर्ड्स। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इसका अपने काम में ध्यान ही नहीं है। ये अपने कमाई का 60% हिस्सा तो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे खर्च कर रहा है, और मेरे से पूछने आया है फाइनेंशियल क्रंच। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या सॉल्यूशन है? इसमें कोई पास्ट लाइफ कर्मा कुछ नहीं कर रहा। इट्स योर प्रेजेंट अप्रोच विच इज डिसअलाइंड दिस टाइम। सो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये रूट कॉज है आपका। अगर आप इसे ठीक कर लो तो चीजें ठीक हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ब्लॉकेज पीछे से चला आ रहा है, जिनके पास वाकई पैसों की दिक्कत चल रही है। तो अब अगर कोई स्पेसिफिक ब्लॉकेज है, पीछे किसी का लेना देना रहा है, पैसे का मिसयूज हुआ है, या पैसे और पावर की वजह से आपने गलत चीजें एग्जीक्यूट कर दी, सो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ चीजें रिकॉर्ड से समझ में आ जाती हैं कि ये बैलेंस करेंगे तो चीजों की इंटेंसिटी नीचे आ जाएगी और आप ईज में आ जाओगे। जैसे क्या होता है कि आपकी मेरी सबकी एक बॉक्स है फाइनेंशियल कैपेसिटी का। आपका 1 लाख है, 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 50 लाख, तो बॉक्स नहीं बढ़ेगा।
लेकिन पीछे से फ्लो स्मूथ हो जाएगा कि पैसे आते रहेंगे, आप खर्च करते रहोगे। ये फॉर्मूला नहीं हो पाएगा कि आपको अंबानी बनाने के लिए मेरे पास कोई ट्रिक है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर फ्लो में ब्लॉकेज आ रहा है तो हम उस ब्लॉकेज की इंटेंसिटी को ठीक कर सकते हैं, वो ब्लॉकेज को हटा करके वो फ्लो को स्मूथ कर सकते हैं, ये पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह आपकी इस बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान अपनी एक डेस्टिनी लेके आता है, जो आपने बताया वो पैकेज जो नियति डिसाइड करती है। नियति डिसाइड करती है। तो अगर हर चीज डेस्टिन्ड है, होनी ही है, तो पहला सवाल तो शायद जो सुसाइड वाला था वो भी उसको होना होगा, इस वजह से उसने किया। दूसरी चीज, अगर हर चीज डेस्टिन्ड है तो कर्मों का कहाँ रोल है? फिर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ वो भी डेस्टिन्ड है, बुरे कर रहा हूँ तो वो भी डेस्टिन्ड है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? आपने कभी अपनी कुंडली देखी है? मैं विश्वास नहीं करता। उसमें 12 हाउसेज होते हैं जी, और प्लैनेट्स 9 ही होते हैं, और कई बार तो एक हाउस में 2 और 3 प्लैनेट होते हैं। तो कुंडली, अब कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि संचित कर्म में से निकलता है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी, ठीक है, ठीक है। और कुंडली में भी फ्री विल हाउसेस होते हैं, ठीक है। आपको नया कर्म करने की जगह दी गई है, आपको थॉट प्रोड्यूस करने के लिए दिमाग दिया है, एग्जीक्यूशन करने के लिए जगह दी गई, ठीक है। तो कुंडली इज ओनली 75% टेस्टेड। आपको इस परिस्थिति में, इस वाली प्लैनेटरी सिचुएशन में ये मिलना है, ठीक है। अब जैसे आप एक चीज सोचो, इमेजिन करो कि शादी हुई एक कपल की, उन्होंने कंसीव किया, ठीक है। कंसीव करना इज नियति एंड अबॉर्ट कर देना इज फ्री विल, राइट। नियति ने आपको जो देना था दिया, आपने फ्री विल से मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, कुंडली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड द फ्री विल। सब कुछ डेस्टिन्ड नहीं है। फ्री विल हाउसेस है, आपको नया कर्म करने के लिए पूरी जगह दी गई है। वही मेरा सवाल था, मतलब अगर बिल्कुल है, फ्री विल है ही नहीं तो फिर तो सब कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल फ्री विल है, आपको पूरा जगह मिली हुई है नया कर्म करने। आप उसको साइंटिफिकली जितना समझ के देख लो, कितना डेस्टिन्ड है वो दिख जाएगा, और मैक्सिमम हिस्सा फ्री विल है। तो लोगों को अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट इन देयर हैंड। वो उनके हाथ में है, पिछले कर्म उनके हाथ में नहीं है, या वो कैसा करके आए हैं वो अभी उस चीज को कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कर्मों से वो अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। कुछ लोग, मैं किसी का नाम लेके कमेंट नहीं करता, बट इंटरनेट पे कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्मा रीराइट कर देंगे। हाँ, उसके बारे में बताइए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप मुझे एक बात बताओ कि कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? मैंने पराठे खाए थे। मैं आपको बोलूं उसको चेंज करके मैगी कर दो। आप पिछला जन्म छोड़ो, बस कल का कर दो कि वो पराठे हटा दो अपने मेन्यू में से और उसकी जगह मैगी रख देते हैं। हाँ, इतना ही बदल दो बस आप। हाँ। कर लो क्या? नहीं पॉसिबल। देखो हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, सही है। मतलब हम भगवान से ऊपर जा करके पिछले जन्म के कर्म बदल देंगे। ये तो देखो, मैक्सिमम वी कैन बैलेंस समथिंग। ये गलत हो गया है तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इतना ही कर सकते हैं, जो हमारे फ्री विल हमारे हाथ में, बदल कुछ नहीं सकते, ये नहीं पॉसिबल है। तो ये एक रेड फ्लैग है फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स को पहचानने का। आप इसे, मैं तो देखो, मेरे को कोई डर नहीं लगता किसी से, मैं वही बोलूंगा जो सच है। क्यों मैं किसी को मिसलीड करूं कि मैं किसी का कर्म बदल दूंगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है ऐसे। मैं आपको बैलेंस करना बता सकता हूँ, आपके ब्लॉकेज रिमूवल के लिए हेल्प कर सकता हूँ, आपकी अप्रोच चेंज करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप जहां स्टक हो वहां से निकालने के लिए कोशिश कर सकता हूँ। मैं कर्म वर्म नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर कर्म बदल सकता हूँ तो जो ब्लाइंड आया है फिर उसका बदल के उसकी आंखें वापस दिला देता हूँ। सही बात है। फिर तो जो कुछ भी कर फिजिकली सकता हूँ। डिसेबल्ड आया है उसके पैर वापस दिला देता हूँ। तो फिर तो सब बदल सकता हूँ। अगर फिर तो भगवान हो गए, फिर तो मैं भगवान ही हो जाऊंगा ना। ऐसा नहीं पॉसिबल। सो आई डोंट मैं अपने काम के बारे में ऐसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं देता जो नहीं हो सकते। वो नहीं, वो गलत बात है। राइट। लोगों को भी ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। अगर आपको इस तरीके की चीजें कोई बता रहा है तो वो एक तरीके का रेड फ्लैग है। मैं हमेशा एक सवाल सोचता रहता हूँ, मुझे उसका आंसर नहीं मिला है। अगर आपके पास हो तो मुझे बताना। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह होंगे पूरी यूनिवर्स में, और यूनिवर्स कितना बड़ा है हम ये नहीं कह सकते। लोग कहते हैं बिग बैंग से शुरू हुआ, साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट भी इस थ्योरी को लेके पूरे 100% श्योर नहीं है कि वो बिग बैंग से हुआ है, उससे पहले कुछ था या नहीं था। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप मेडिटेशन करते हैं और इस चीज में डीपली इन्वॉल्व होते हैं,
हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, कभी इस बारे में आपने सोचा है? और दूसरी चीज, भगवान को किसने बनाया? अगर भगवान के पास सारी पावर है तो उसको इतनी सारी पावर किसने दी? देखो ऐसा है कि ना जो साइंटिफिक तरीका है वो ये कहता है कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, उसके फॉर्म्स बदले जा सकते हैं। सही है। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, हमारे शक्तिपीठ हैं या हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वो हाई एनर्जी के पोर्टल्स हैं। ठीक है, जब हम वहां विजिट करते हैं ना तो हमको एनर्जी फील होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये ऑन द अर्थ हाई एनर्जी पोर्टल्स हैं। अब आप उस चीज को भगवान कह रहे हो, मैं उस चीज को हायर एनर्जी कह रहा हूँ, which is already there in the universe, वो हमेशा से ही है। ठीक है, उसी से नई एनर्जीज प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जीज रोल प्ले करती हैं, रिलीज होती हैं, एंड देन अनदर कम्स, अनदर यू नो द स्मॉल पार्ट ऑफ इट, अनदर अगेन कम्स इनटू द पिक्चर, प्लेज द रोल। तो एनर्जी कहीं से नहीं आ रही, वो वहीं एग्जिस्ट करती है एक हायर एनर्जी पोर्टल से, बस वो साइकिल्स चल रहे हैं, बर्थ साइकिल्स चल रहे हैं। अब यूनिवर्स को किसने बनाया है, आप उसे भगवान कह सकते हो या एनर्जी कह सकते हो, मगर इसका कोई रिटन डेफिनेशन किसी के पास नहीं है। और ये सवाल मुझे लगता है मर के ही पता लगेगा। एक तरीका और है, आप इफ यू स्टार्ट विद द मेडिटेशन एंड इफ यू पुट द क्वेश्चन देयर, यू माइट विल गेट द आंसर, बट डिकोड करना मुश्किल होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ है। ये वैसा ही सवाल हो गया कि मतलब मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, लेकिन जो साइंस में कहते हैं कि अंडा ही पहले आया, नहीं मुर्गी पहले आई, नहीं अंडा पहले, अंडा पहले। आप एक चीज समझो, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, जिसको डार्विन्स थ्योरी भी बोलते हैं। आप अगर ऐसे सोचोगे तो जब एक सिविलाइजेशन एंड हो गई पूरी, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है, तो फिर स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब म्यूटेट करके आया ना, मतलब आप ये समझे कि म्यूटेशन हुआ, कि एक स्पीशीज से थोड़ा सा स्पीशीज अलग बना। वो एक साल का प्रोसेस नहीं है, वो हजारों साल का प्रोसेस है। हाँ। लेकिन एट द एंड कहीं पर आपको एक हायर एनर्जी का पोर्टल मिला, उस एनर्जी ने, जब सिविलाइजेशन एंड होगी तो पूरी पृथ्वी पे एंड हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा उस टाइम पे। फिर कहीं से तो शुरुआत होगी, किसी एक पॉइंट से तो शुरुआत होगी, कोई एक स्पीशीज आएगी, फिर वो अपना चेंज करेगी, फिर मल्टीपल उसमें कन्वर्ट होगी। वो हमें नहीं पता अभी वो कहाँ से आया, उस पे तो काम चल रहा है। और ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जितना आसान मालूम होता है कि भगवान को किसने बनाया है। एक भगवान है, दो भगवान है, तीन भगवान है, ये भी कहना बड़ा, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये थोड़ा सा लोग रिलीजियस ना ले, लोग कई रिलीजियस ले जाते हैं, एक भगवान है, दो है, तीन है। ये अब सिर्फ एक, आप समझ लीजिए पॉडकास्ट चल रहा है, व्यूअर्स को भी बोलूंगा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा है कि हिंदू धर्म में या तो शिव की पूजा होती है, ठीक है, या विष्णु और उनके रूपों की पूजा होती है, सही है, और या फिर शक्ति की पूजा होती है, सही है। ये तीन ही है, इसके अलावा तो नहीं है, सही है, ठीक है। तो विष्णु से अलाइंड होते हैं राम और कृष्ण, ठीक है। तो राम और कृष्ण, फिर उनकी, जैसे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, मतलब वैभव, विलासिता, पैसा, मनी, मटेरियलिस्ट। तो आपने कभी कृष्ण के और राम जी के मंदिर देखे? भव्य होते हैं, गोल्ड यूज होगा, महंगी चीजें लगाई जाएंगी उसमें। लेकिन कभी शिव जी का मंदिर देखा? एक शिवलिंग और एक नंदी के अलावा कुछ नहीं होगा वहां, और वो भी पत्थर से बने होंगे, उस पर कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं, उनको कोई श्रृंगार नहीं चाहिए, मिठाई भी नहीं लगती, सिर्फ पानी, जल चढ़ाते हैं, ठीक। अब आप दूध चढ़ा लो, घी चढ़ा लो, वो आपकी, लेकिन द बेसिक इज जल चढ़ाना। जो धरती से निकाल के पत्थर पे चढ़ा रहे हो, कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हो उसमें। लेकिन जब आप कृष्ण के मंदिर जाओगे तो आप पेड़ा लेके जाओगे, राम के मंदिर जाओगे तो मीठा लेके जाओगे, नारियल, पूजा का सामान, चांदी की थाली, सोने की थाली, इतना चढ़ावा। कभी सुना है शिव मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आया? उनको चाहिए नहीं ना, उनको चाहिए नहीं। यहाँ चाहिए मतलब, क्योंकि लक्ष्मी है तो आप उस तरीके से करते हो, विष्णु और लक्ष्मी का हिसाब अलग। फिर जब हम देवी की बात करते हैं, दैट्स द अनदर वर्जन ऑफ इट। तो देवी इज अबाउट द पावर, वहां पावर आती है। तो वहां वो लोग आते हैं जिनको एक्चुअली काली की साधना करनी है, जिन्हें पावर्स चाहिए, वो वहां से। इसके अलावा और कोई भगवान है नहीं वैसे हमारे उसमें। ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं ना, जैसे अगर हम सनातन धर्म की बात करें, बाकी धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, भगवान नहीं है।
हाँ। मतलब वो देवी उनके फिर वो सबऑर्डिनेट्स इनके बहुत सारे हैं फिर। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम की बात कर रहा हूँ, या मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, जैनिज्म की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग धर्म है। तो वहाँ पे कई धर्मों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि धर्म में भगवान एक है, या कई में 2, 3, 4 भगवान भी हो सकते हैं। तो आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एक जब सोल निकलती है अपने शरीर से, तो वो किस आत्मा में विलीन होना चाह रही है? वो एक भगवान है, 2 है, 3 है, कैसे रहता है? नहीं, वो किसी भगवान में नहीं जाना चाह रही, वो एनर्जी में रिले, वो बस, हाँ, वो जहां से आई है वहीं वापस जाना चाहती है। वो एक एनर्जी पोर्टल है जिसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं। अच्छा, वो वहीं जाना चाहती, उसको नाम में कुछ रखा ही नहीं है। तो एक इंसान का जन्म क्यों हो रहा है जब इस चीज में हमें कुछ मिलना नहीं है, जब हमको कुछ लेके जाना नहीं है? तो हम आए क्यों हैं यहाँ पे? सिर्फ अपने पुराने कर्मों को बैलेंस आउट करने या नए कर्म बनाने, सिर्फ यही मोटिव है? एक ऐसा है कि मैंने ऐसे लोगों की भी रीडिंग करी है जो अपने लास्ट बर्थ में, आप उनसे बात पूछोगे और मैं एग्जैक्टली अगर उस इंसान को आपके सामने बिठा दूं तो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसको नहीं चाहिए कार, उसको नहीं चाहिए लग्जरी, उसको कुछ बड़ा चाहिए ही नहीं है। वो सॉर्ट हो चुका अपनी जिंदगी में। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज संतोष है। और आपको ये बताऊं, जो लास्ट बर्थ में होता है ना, उसकी मैक्सिमम विशेष पूरी हो चुकी होती है, मैक्सिमम। वो संतोष में होता है। मतलब एक इंसान की जो भी वांट्स होते हैं वो उसके कहीं ना कहीं पिछले जन्म का बैलेंस आउट ही चल रहा होता है। कि अगर मान लीजिए अगर किसी इंसान को इस जन्म में कारें बहुत पसंद है या बड़ा घर बहुत पसंद है, तो हो सकता है वो प्रीवियस जन्म में इन सब चीजों के लिए तरसा हो, ऐसा कुछ। देखो, ऐसा है कि आपके बर्थ साइकिल में आप एक्सट्रीम अमीर भी बनोगे, आप एक्सट्रीम गरीब भी बनोगे, आप अपाहिज भी बनोगे, आप दानवीर भी बनोगे, चोर भी बनोगे, आप सब जगह से गुजरोगे, तब जा करके अंत पे पहुंचोगे। सही है, तभी अंत मिलेगा। क्योंकि अगर मन में इच्छाएं हैं तो संतोष नहीं हो सकता फिर साथ में। संतोष होने के लिए भले एक दिन का राजा बनूंगा, लेकिन बनूंगा जरूर, ताकि राजा की कुर्सी में बैठ के देख लो, तभी संतोष बनेगा और तभी संत हो पाऊंगा। संतोष कैसे आता है? ये मानने से आ जाता है कि मेरे पास जो है वो अच्छा है, या कई लोग कहते हैं ना कि पैसे वाले बोलते हैं कि हमें तो कोई लालच ही नहीं है क्योंकि वो बन चुके हैं ऑलरेडी। तो किसी चीज को पाने के बाद संतोष आता है, या फिर इंसान को मान लेना चाहिए कि जो मुझे मिला है वो मेरी नियति है? प्रवीण जी, आपने पहली गाड़ी कौन सी खरीदी अपनी? मैंने पहली गाड़ी वैगनआर खरीदी थी। अब आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? अब मेरे पास एक इग्निस गाड़ी है, एक और गाड़ी है। तो अब आप वैगनआर से संतुष्ट हो चुके हो, दोबारा लोगे उसे? नहीं। क्यों? उसने आपको वो जो देना था दे दिया। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी हो सकता है आपको मर्सिडीज की चाहत हो, सही, कि वो एक बार लाइफ में लेनी है। हाँ। जिस दिन वहां पहुंच जाओगे, इग्निस से संतुष्ट हो चुके हो। सही। सो दिस इज हाउ, जो ले लिया, भोग लिया, जिसको समझ लिया और आगे बढ़ गए जीवन में, वहां वो संतोष दे चुका है आपको। लेकिन एक दिन अगर आप दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव ले लो, मान लो एक बार, उसके बाद क्या करोगे? हाँ, उसके बाद सब बात कुछ हो खत्म हो चुका है। गई। हाँ। फिर वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया आपके लिए। और या फिर आप इवेंचुअली एक दिन ये रियलाइज कर लो कि दैट्स अ एंडलेस प्रोसेस, आई एम डन विद इट, मेरा हो गया, मैं संतुष्ट हूं, इससे आगे नहीं चाहिए मेरे को। तो जो लोग संतोष तक पहुंच चुके होते हैं ना, उनकी जिंदगी में वो लिस्ट छोटी हो चुकी होती है कि क्या चाहिए, वो लिस्ट बड़ी हो चुकी होती है कि क्या नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं चाहिए ये चीजें। तो वो भी चीज तब आएगी ना जब वो एक्सपीरियंस आप लोगे। एक्सपीरियंस आप कर चुके हो। तो पहले तो संतोष, कई लोग तो कुछ भी नहीं है फिर भी संतोष पा रहे, तो वो भी एक गलत है कि मतलब आपके पास कुछ नहीं है, दाल रोटी के आपके पास लाले पड़ रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हो मेरे को जो है वो संतोष है। फिर तो आप अपने कर्म से भाग रहे हो। फिर तो अगर हो सकता है कि ये उसके लास्ट बर्थ हो और वो ऐसे ही जी के खत्म करना चाहता हो, अच्छा, दाल रोटी उसको लगता हो कि नहीं चाहिए मेरे को, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, वो भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने एक 21 साल की लड़की की रीडिंग करी है, वो हरिद्वार या ऋषिकेश में रहती है, 21-22 साल की है, वो योगा सिखाती है गंगा घाट पे, अच्छी फैमिली की लड़की है, और वो अपने लास्ट बर्थ में, उसको पता है ये बात, तो उसको शादी करनी है जहां पेरेंट्स करा देंगे। उसने एमए करा है, योगा में एमए कर लिया, उसका कहना है मुझे यही करना है। तो द ओल्ड सोल्स आर देयर ऑन द अर्थ टू हेल्प द फेलो वंस। आपने कभी देखा प्रवीण जी की जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं, उनके कभी पेरेंट्स को देखा आपने? बहुत तकलीफ। वो पेरेंट्स ओल्ड सोल होते हैं। और आपने कभी ऐसा देखा है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और बच्चा सड़क पे पड़ा है? नहीं।
वो उतने ही उस माँ बाप के जाने से पहले वो बच्चा चला जाता है। ये नियति का सिस्टम है। और वो बच्चे हमेशा किसी ओल्ड सोल के घर में पैदा होते हैं, क्योंकि वो चूज ही ऐसे पेरेंट्स को करते हैं जो हमें संभाल सके, वो हमें एक्सेप्ट कर सके, हमें अनाथ आश्रम में ना छोड़ाएं, हमें पटरी के नीचे ना फेंकने के लिए छोड़ो। तो जो मैं आपसे इनिशियली कह रहा था ना कि वो पेरेंट्स को हम चूज करते हैं अपनी फैमिली को, तो जब आप सफरिंग्स में जाओगे आप किसी ओल्ड सोल को चूज करोगे जिसकी पेशेंस और संतोष इतना बड़ा हो कि वो आपको एज अ चाइल्ड एक्सेप्ट कर सके। सही है, सही है, ये बात मैं मानूंगा, ये सब लॉजिक को एक्सेप्ट कर रही है ये बात। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी नई चीज़ें मैंने जानी। मेडिटेशन, आपने कहा मेडिटेशन के थ्रू आप आकाशिक रीडिंग्स करते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हमने भी सुना है कि लाइफ में किसी भी करियर में एक्सेल करना हो, मेडिटेशन लाइफ में फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज की डेट में लोगों की प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट एबल टू फोकस। अभी लोगों का टेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया कि 3-4 सेकंड भी वो एक जगह टिक नहीं पाते। रील्स का ज़माना आ गया है, एक नहीं तो दूसरा सही। तो आप क्या बोलना चाहेंगे जो लोग इतने डीप लेवल पे नहीं जाना चाहते लेकिन मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो वो क्या ऐसी टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं जिनसे वो अच्छे से मेडिटेट कर पाएं? क्योंकि लोगों को लगता है कि एक सुबह सुबह 5 बजे उठ के ओम करना ही मेडिटेशन है। एक्चुअल तरीका क्या होता है मेडिटेशन का और वो कैसे कर सकते हैं? देखो, एक्चुअली में ना मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठना नहीं है। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट टू रीजनरेट योर फोकस फर्स्ट। आपका फोकस किसी एक पॉइंट पे एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो उसके लिए ना मेडिटेशन के लैंग्वेज में एक एक्सरसाइज होती है, उसको त्राटक कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आप जमीन पे बैठते हो, सिट इन द ग्राउंड बाय टेकिंग अ सपोर्ट टू एनी वॉल टू योर स्पाइन, ताकि आप सीधे बैठो। ठीक है, ठीक है। फिर आप अपने आईज के लेवल पे एक टेबल या स्टूल रखते हो। ठीक है। कमरे को डार्कन करते हो, लाइट्स ऑफ, उस पे आप एक कैंडल या दिया जलाते हो एंड यू फोकस ऑन द टिप ऑफ द फ्लेम। ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट उसका एक इजी वर्जन है कि आप पेन लो, उसको अपने आईज के लेवल पे रखो एंड यू फोकस ऑन द टिप लाइक दिस। ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, आपको बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा, आपको पूरा फोकस सिर्फ टिप पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ स्ट्रेन आएगा इनिशियली, आप 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाओगे। धीरे 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 1 मिनट इन अ सिंगल स्ट्रेच टू आपको लेके जाना है 10 मिनट्स इन अ सिंगल स्ट्रेच। 10 मिनट तक आपका फोकस वहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब आप 10 मिनट तक पहुंच गए, फिर आप उसे छोड़ दो। क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन द थर्ड आई। ठीक है। इनिशियली जैसे जैसे आप फोकस करना यहाँ पे शुरू करोगे तो आपको कलर्स दिखना शुरू होंगे, फिर छोटी छोटी ग्लिम्स आएंगे, फिर कुछ पिक्चर्स दिखेंगी। इट मीन्स दैट यू कनेक्टिंग बैक योर कॉर्ड्स विद योर ओन सेल्फ। ठीक है। दिस इज व्हाट द मेडिटेशन इज, कनेक्टिंग योर कॉर्ड्स विद योर ओन सेल्फ। 5-10 मिनट से शुरू करो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक उसको लेके जाओ। धीरे धीरे बढ़ाओ। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस कि 6 महीने में आप 30 मिनट तक पहुंचे, धीरे धीरे, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेन लेना नहीं। उसके बाद आप जिंदगी में अगर ये फोकस एस्टैब्लिश कर पाए ना कि आपको सिर्फ पेन की टिप दिख रही है, तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, अगर आपके पेन की टिप मतलब फोकस जिंदगी में जिस चीज पे होगा वही देखेगी, बाकी सब कुछ ब्लर हो जाएगा और मिल भी जाएगी वो, क्योंकि फोकस का गेम ही उस पे। देखो कैसे होता है, आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और आपने सन रेज को फोकस किया किसी एक पेपर पे, जलने लग जाएंगे। इतनी एनर्जी है उसके अंदर, इतनी एनर्जी उसके अंदर। राइट। और मुझे लगता है कि कोई भी चीज बगैर फोकस के हो भी नहीं सकती। आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव अ फोकस। एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे। टॉप लोग है ना, टॉप के लोग, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी, वो टॉप पे इसलिए हैं क्योंकि उनका फोकस पेन के टिप पे है। उनको बाकी सब कुछ ब्लर दिख रहा है, सिर्फ पेन की टिप दिख रही है। और हम लोगों के साथ हमें थोड़ा बैकग्राउंड भी दिख रहा है, तो हम उतने सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपका फोकस उतना बढ़िया एस्टैब्लिश हो जाए कि आपको सिर्फ पेन की टिप दिख रही हो, मतलब द पॉइंट ऑन विच यू वांट टू फोकस, तो आप वहां पहुंच सकते हो। दैट्स द ओनली वे। मैं व्यूअर्स को बोलूंगा आप ये करके देखें घर पे, 1 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएं एंड आपका फोकस भी इंक्रीज होगा। और हमने जो बात की बहुत मज़ा आया। कोई इस पॉइंट तक देख रहा है, लोगों के साथ शेयर जरूर करें, उनको बताना अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, इस पॉडकास्ट को चला लीजिए। आपकी 1.5-2 घंटे की ड्राइव कब खत्म हो जाएगी लोगों को पता नहीं लगेगा। मैं यूजुअली लॉन्ग पॉडकास्ट ऐसे ही सुनता हूँ, जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, एक चल रहा होता है
और चलाने का जो मजा आता है, मुझे कैसे टाइम निकल जाता है पता नहीं लगता। ऐसे ही सेम मेरे साथ आज भी हुआ है। प्रतीक जी से बात करके कैसे टाइम निकल गया पता नहीं लगा। एंड आई होप इस पॉडकास्ट ने वैल्यू क्रिएट किया होगा आपकी लाइफ में। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप लोगों की आकाशिक रीडिंग भी करते हैं, राइट? जी बिल्कुल। तो कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ बताइए, अगर किसी को करवानी हो। नंबर है, नंबर पे वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। I'll give the time for that. ठीक है। और like I'm not that commercialized. Idea is just to help the people. प्लीज अगर आपको कुछ भी परेशानी आ रही है, इफ यू वांट टू टेक द सेशन फ्रॉम हिम, आप इनसे जुड़े। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फाइनेंस की नॉलेज चाहिए, प्रवीण दिल्ली वाला चैनल आपके लिए है, वहां पे वो मिल जाएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को इस तरीके की नॉलेज, स्पिरिचुअल, अध्यात्म वाली देते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।